अभी रिसेंटली हमने क्लासेस में टेस्ट लिए थे और मैंने उसमें देखा कि बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। अब अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे थे, तो उसका रीज़न था कि टेक्स्ट बुक के बीच में से क्वेश्चन हमने पूछ लिए थे। यूजुअली हम प्रिपेयर करके आते हैं जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए रहते हैं, ये अपन पढ़ के आ जाते हैं। लेकिन कई बार टीचर्स यहाँ सवाल देते ही नहीं और फिर हमें लगता है कि भाई बहुत मुश्किल एग्ज़ाम था। बट मेरा मानना है कि भाई प्रिपेयर अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो और सब कुछ कवर करो। अभी इसमें अगर देखोगे तो मैंने देखा कि बच्चे ना रिवीजन नहीं कर पाते और उनको रिवीजन करने में कंटाला भी बहुत आता है। तो मैं अभी ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ था, सुबह के टाइम मेरे पास थोड़ा वक्त भी है अभी, तो मैंने सोचा कि यार कोई भी एक चैप्टर उठाते हैं और उसको रिवाइज़ करवाता हूँ। अब रिवीजन कैसे करना है, तुम सब फर्स्ट चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हो। आज मैं ऐसे ही बैठा था अपने गैलरी में, तो मैंने सोचा कि यार एक चैप्टर रिवाइज़ करते हैं, देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या है। और सिर्फ रिवाइज़ नहीं करेंगे, जितने फैक्ट्स हैं मैं ट्राई करूँगा तुम्हें ये सारे फैक्ट्स याद भी करवाता रहूँ। देखो चैप्टर का नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सबसे पहले पैराग्राफ, अच्छा उसके पहले क्या करो, सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाओ और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस टेक्स्ट बुक को देखते हुए चलो, अपना पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि हिस्ट्री में अपन रिसर्च करते हैं, हिस्ट्री को अपन लिखते हैं, हिस्ट्री को अपन पढ़ते हैं। तीन चीज़ हो गई, हिस्ट्री पर रिसर्च करना, हिस्ट्री को लिखना, हिस्ट्री को पढ़ना। भाई कोई ना कोई व्यक्ति होता है वो पहले हिस्ट्री पर रिसर्च करता है ना। अपने को हिस्ट्री मालूम है क्योंकि किसी और ने बहुत मेहनत की है, उसने रिसर्च किया, उसने खोजा है और उसके बाद उसको लिखा है। और अपन क्या करते हैं, खाली उसको पढ़ते हैं। ये तीनों काम अपन क्यों करते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है पहले पैराग्राफ में। लिखा है हिस्ट्री पर रिसर्च करते हैं, उसको लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं। ये करते हैं अपन किसी न किसी ऑब्जेक्टिव से, मतलब कोई ना कोई पर्पस है। उसका क्या पर्पस है? पर्पस है अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी। टेक्स्ट बुक लेके बैठना ऐसे मत बैठ जाना। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि पर्पस क्या है। पर्पस है क्रोनोलॉजी समझना है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है सीक्वेंस। भाई इतिहास में जो कुछ हुआ है ना, सबसे पहले उसका एक क्रम, उसका एक सीक्वेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा इवेंट कब हुआ। तो अपन हिस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि अपन एक सीक्वेंस समझ पाएँ। मैं बार बार चीज़ों को दोहराता जाऊँगा, ठीक है। रीज़न बहुत सिंपल है और रीज़न ये है कि तुम्हारे मन में पूरा चैप्टर सेट हो जाना चाहिए। तो हमें क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, इतिहास का सीक्वेंस समझने के लिए काम करते हैं और साथ साथ में उनका इंटरकनेक्शन समझना चाहते हैं। देखो मान लो जैसे कोई इंसिडेंट लेते हैं, जैसे एक इंसिडेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिस्ट्री में और एक इंसिडेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर तुम इतिहास में नहीं भी अच्छे हो तो बस समझ लो कि एक इंसिडेंट कौन सा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और एक कौन सा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये दोनों अलग अलग टाइम पे हुए। एक मान लो 1920 के समय हुआ है और एक हुआ है 1930 के समय, 1930s के समय। तो 1920 और 1930 में हुआ, ये मैंने तुमको बता दिया क्रोनोलॉजी कि एक इंसिडेंट 1920 के समय हुआ, एक हुआ 1930 के समय हुआ। ये मैंने बताया क्रोनोलॉजी। अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन रहा होगा ना। उसी कनेक्शन को जो अपन समझते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्शन। उसे अपन क्या कहते हैं, इंटरकनेक्शन। तो यही है पहले पैराग्राफ में कि भाई हिस्ट्री पे रिसर्च करना है। थोड़ा होशियारी मारने के लिए मैं ये भी लेके बैठा हुआ हूँ ताकि मैं ठीक से रिवाइज़ करवा पाऊँ। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन हिस्ट्री में, रिसर्च। किसी को लग रहा होगा यार बहुत बार एक ही बात बोल रहा है, बट ठीक है सुनते चलो, तुम्हें वैसे भी तो मज़ा ही आएगा। हिस्ट्री में रिसर्च, हिस्ट्री को लिखना और हिस्ट्री को पढ़ना, ये हम किसी ना किसी पर्पस से करते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। और दो ऑब्जेक्टिव है, पहला क्रोनोलॉजी समझना है और दूसरा हमें उसका इंटरकनेक्शन कि भाई इन सब इतिहास में एक इंसिडेंट हुआ, दूसरा इंसिडेंट हुआ, दोनों में क्या इंटरकनेक्शन, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, दोनों में क्या चीज़ सिमिलर है, दोनों कैसे अलग हैं, ये चीज़ समझने के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या हिस्ट्री का रिसर्च और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सब का रिसर्च क्या दोनों सेम होता है? क्या जिस तरीके से हम फिज़िक्स में रिसर्च करते हैं, केमिस्ट्री में रिसर्च करते हैं, क्या वैसे ही अपन हिस्ट्री में रिसर्च कर सकते हैं क्या? और दूसरी चीज़, क्या हिस्ट्री हर जगह सेम हो सकती है? जैसे कि फ़िज़िक्स को अगर तुम देखोगे,
फिज़िक्स हर जगह सेम है भाई। अगर ग्रेविटी का कोई नियम है तो वो तो सेम ही है ना, ठीक है। इक्वेटर पे, पूरे इक्वेटर पे वो सेम है। पोल्स पे जाओ तो पूरे पोल्स पे वो सेम है। मतलब अगर अपन फिज़िक्स केमिस्ट्री देखते हैं तो उसके जो नियम कानून बनेंगे वो हर जगह क्या रहेंगे, सेम। लेकिन अगर अपन नियम कानून ले लेते हैं हिस्ट्री का, तो भाई हिस्ट्री हर जगह सेम नहीं रहने वाला। और जैसा अपन फिज़िक्स में ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, भाई ये मैंने पेन ढक्कन उड़ाया, ये नीचे आ गया, मैंने बोल दिया भाई देखो ये ग्रेविटी है, मज़ा आ रहा है कैच कैच खेलने में। लेकिन क्या तुम लोग हिस्ट्री में ऐसा कुछ साबित कर सकते क्या अपन बैठे बैठे कि भाई ये हिस्ट्री है? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिज़िक्स और हिस्ट्री में बहुत अंतर है। समझे कि नहीं समझे? यही बात टेक्स्ट बुक भी बोल रही है। और टेक्स्ट बुक कैसे बोल रही है? थोड़ी भारी अंग्रेजी में लिखा है कि इन फिज़िक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री एम्पेरिकल मेथड्स इज़ यूज्ड। मतलब फिज़िक्स एंड नेचुरल साइंस, मैंने हिस्ट्री बोल दिया। तो फिज़िकल और नेचुरल साइंस में क्या होता है, अपन एम्पेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। मतलब क्या एम्पेरिकल मेथड का मतलब, उसमें अपन लैब का मेथड यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, नॉलेज के बारे में पता करने के लिए, कोई भी चीज़ के बारे में पता करने के लिए। इधर नॉलेज देख लिया तो वही मुँह से निकल गया। इन मेथड से अपन क्या बनाते हैं भाई, लॉ बनाते हैं फिज़िक्स में। और ऐसा लॉ बनाते हैं जो हर जगह क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री में अपन लैब में जाके कोई एक्सपेरिमेंट या कोई ऑब्जर्वेशन कर सकते नहीं है। कारण यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि अपन देखो लिखा है, दिस इज़ सो बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस। अपन उस समय में प्रेजेंट ही नहीं है भाई। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय हो गया सो हो गया, जो अकबर के समय हो गया सो हो गया, हम वहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो अपन फिज़िक्स का काम, फिज़िक्स में जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट है वो इतिहास में एक्सपेरिमेंट कर सकते नहीं है। अब भैया अगर अपन फिज़िक्स की तरह एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो हिस्ट्री कैसे जाने? हिस्ट्री जानने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं? और मैंने भी बताया था हिस्ट्री में तुम कोई लॉ नहीं बना सकते, फिज़िक्स में लॉ बना सकते हो। फिज़िक्स का लॉ एक लॉ है, वो हर जगह सेम है। वो बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉ दैट रिमेन ट्रू इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। जैसे फिज़िक्स में अपन नियम बना के हर जगह सेम कर सकते हैं, इतिहास में सेम कर सकते नहीं हैं। अब बताओ, अब कैसे हिस्ट्री को जाने? फिर इसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें इतिहास को जानना है तो भैया एक ही काम करोगे कि तुम्हें इतिहास को जानने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है भैया? एक एक्सपर्ट की। मैं भी तुम्हें क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा था, जैसे जैसे पढ़ रहे वैसे वैसे क्वेश्चन बताता रहता हूँ। एक फिलिप्स आया था, फिलिप में क्वेश्चन आया था कि इन फिज़िकल एंड नेचुरल साइंस डैश टाइप्स ऑफ मेथड इज़ यूज्ड। तो भाई सिंपल है, अभी अपन टेक्स्ट बुक में पढ़ा एम्पेरिकल मेथड, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक के हर लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, और इतना मुश्किल भी नहीं है ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने बताया हिस्ट्री में अपन फिज़िक्स की तरह तो लॉ नियम कानून नहीं बना सकते, तो भैया क्या किया जाए? तो कोई बात नहीं, अपने को चाहिए एक एक्सपर्ट, मेरे जैसा नहीं, एक बहुत बढ़िया एक्सपर्ट। अपन छोटे मोटे एक्सपर्ट है, समय के साथ कोशिश कर रहे हैं कि अपन भी बढ़िया एक्सपर्ट बन जाए एक दिन ज़रूर। तो एक्सपर्ट चाहिए हम लोग को। अब ये जो एक्सपर्ट है ना, ये एक्सपर्ट क्यों है? क्या ये एक्सपर्ट इसीलिए है क्योंकि इसको नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे सीरीज़ देखने में मज़ा आता है? जी नहीं, ये एक्सपर्ट इसीलिए है। और हमें ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जिसे बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे स्क्रिप्ट, बहुत सारा लैंग्वेज मतलब अलग अलग भाषाएं उसे आनी चाहिए, उसे अलग अलग स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए। देखो स्क्रिप्ट क्या होता है समझो। अपन इंग्लिश बोलते हैं, ओ मार दिया माइक पे, कोई बात नहीं। अपन इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उसको लिखते किस स्क्रिप्ट में? लैटिन स्क्रिप्ट में। अपन हिंदी बोलते हैं, अपन लिखते हैं किस में? उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में। अपन मराठी बोलते हैं लेकिन लिखते किस में है? देवनागरी स्क्रिप्ट में। पहले इफ़ माई मेमोरी इज़ सर्विंग मी राइट, अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो पहले मराठी को मोडी स्क्रिप्ट में लिखते थे। मतलब लिखावट का अलग अलग तरीका होता है, तो अपने को अलग अलग स्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग भाषा के बारे में पता होना चाहिए। और देखते हैं क्या पता होना चाहिए। कहाँ गया?
साथ साथ में ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन, नहीं, हाँ, अगर किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को समझना है तो अलग अलग भाषा पता होना चाहिए और अलग अलग स्क्रिप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने तुम्हें बता ही दिया। साथ साथ में उस एक्सपर्ट को डॉक्यूमेंट को अगर ढंग से समझना है तो लेटरिंग स्टाइल, लिखने का तरीका, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, भैया हर लेखक का लिखने का तरीका अलग है, तो वो अलग अलग तरीके के बारे में पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब कौन सी किताब को बनाई गई थी वो पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पेपर, अलग अलग टाइप्स ऑफ पेपर के बारे में पता होना चाहिए, और स्टैम्प्स के बारे में पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई ये थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रहा है। देखो मेरे हिसाब से यहाँ से सवाल आ सकता है वो कंसेप्ट चार्ट, जो बॉक्स वाला सवाल आता है। बॉक्स में सवाल क्या आएगा कि हिस्ट्री के एक्सपर्ट को क्या क्या काम आना चाहिए। अगर किसी को इतिहास को समझना है और उसका कोई एक्सपर्ट है तो उसे क्या क्या काम आना चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक खोल के बैठो ताकि तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। अभी एक्सपर्ट को क्या क्या आना चाहिए, मैं तो ऐसे ही करे जा रहा हूँ काम, तुम भी ऐसे कर सकते हो, तुम्हारे नोट्स बनते रहेंगे। एक्सपर्ट को पहला काम अपन ने देखा था, अलग अलग लैंग्वेज आना चाहिए, अलग अलग स्क्रिप्ट आना चाहिए, अलग अलग लेटरिंग स्टाइल के बारे में पता होना चाहिए। तो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, लेटरिंग स्टाइल, लिखने का तरीका। चौथा मान लो उसको अलग अलग पेपर्स के बारे में पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है उस चीज़ की, है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब कोई चीज़ बनी है वो पता होनी चाहिए, और अलग अलग स्टैम्प्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं देखो दिखाऊंगा नहीं, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, वरना ऐसे घुमा के दिखा देता, याद करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक एक्सपर्ट को क्या क्या आना चाहिए भाई, एक्सपर्ट को आना चाहिए अलग अलग भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट, लेटरिंग स्टाइल, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और क्या था, एक मिनट रुको, हाँ पेपर्स। 5 चीज़ अपन ने याद कर ली, इतनी चीज़ मेरे हिसाब से अपने लिए, और एक स्टैम्प, और एक याद कर लेते हैं स्टैम्प। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट को पता होना चाहिए। सवाल आ सकता है कंसेप्ट चार्ट में। यहाँ अभी तक अपन ने 2 सवालों का आंसर दे दिया। पहला कि नेचुरल जो साइंस है, नेचुरल ही था ना वो, हाँ, फिज़िकल और नेचुरल साइंस जो है उसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो उसमें अपन यूज़ करते हैं एम्पिरिकल मेथड। सेकेंड अपन ने पढ़ा कि एक एक्सपर्ट को क्या क्या आना चाहिए, तो एक्सपर्ट को अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग लेटरिंग स्टाइल, अलग अलग लैंग्वेजेस, स्टैम्प। अब तुम्हारे मन में भी सब आंसर आना शुरू हो गया होगा, तो ये सब चीज़ उसे आनी चाहिए। और मैंने बताया था हिस्ट्री में रिसर्च करने का तरीका और फिज़िक्स और साइंस में रिसर्च करने का तरीका, मतलब साइंस में रिसर्च करने का तरीका अलग होता है, और हमें हिस्ट्री के लिए कौन चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। यह हमने थोड़ी बहुत बात की पेज नंबर 1 की। यहाँ पे देख सकते हो ये एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिया हुआ है, इसको अपन चैप्टर के अंत में डिस्कस करेंगे। जब चैप्टर में पूरा पढ़ा दूंगा ना फिर डिस्कस करेंगे, तो और सही समझ में आएगा, ठीक है। एक और यहाँ पे देखोगे ना पेज नंबर 2 के पहले पैरा में, मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूज़फुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अगर अपने को इतिहास में रिसर्च करना है तो अपने को बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये भी एक सवाल आता है, वेरियस डिसिप्लिन्स यूज़फुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च, कि अगर इतिहास में रिसर्च करना है तो कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। पानी पी लेता हूँ पहले। देखो हिस्ट्री में अगर रिसर्च करना है तो पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है आर्कोलॉजी। अब तुम्हारे मन में आएगा भैया आर्कोलॉजी क्यों? बहुत सिंपल कारण है, जितना भी अपने को इतिहास मालूम है मोस्टली अपन उसको कैसे मालूम कर रहे हैं, ज़मीन से खोद के चीज़ों को निकाल रहे हैं। तो अपने को पहला सब्जेक्ट जिसके बारे में मालूम होना चाहिए हिस्ट्री के रिसर्च में वो है आर्कोलॉजी। सेकेंड जो है वो है आर्काइवल साइंस। आर्काइव्स वो जगह होती है जहाँ पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, तो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तीसरा है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। व्हाट इज़ मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी? मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स। एपिग्राफी इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस तुम्हें पता ही होगा, जो पत्थरों पे ऐसे लिखा हुआ था खोद के, उसे कह सकते हैं इंस्क्रिप्शंस।
अलग अलग लेटरिंग स्टाइल के बारे में पता होना चाहिए। लिंग्विस्टिक्स, अलग अलग भाषाओं के बारे में पता होना चाहिए। न्यूमिस्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के पढ़ाई के बारे में पता होनी, सिक्कों के बारे में पता होना चाहिए। और जीनोलॉजी, स्टडी ऑफ लीनिएज, एक ख़ानदान, एक पूरे ख़ानदान के बारे में कि भाई किसका बाप कौन कौन, उसके बाद कौन, उसे अपन कह सकते हैं जीनोलॉजी। शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, सह लेना थोड़ा। बट मेन मुद्दा ये है कि अगर इतिहास को समझना है तो कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पहला मैंने सब्जेक्ट बताया तुम्हें, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर से मिले हुए चीज़ों के बारे में ढूंढना, उन विषयों के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड है आर्काइवल साइंस, मतलब आर्काइव जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको समझना पढ़ना हमें आना चाहिए। फिर अलग अलग लेटरिंग स्टाइल, लिखने के तरीके के बारे में पता होना चाहिए। फिर लिंग्विस्टिक, अलग अलग भाषाएं। और न्यूमिस्मेटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन। और जीनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीनिएज। ये बात याद रखना, इसको मैं एक बार रिवाइज करवा दूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब कॉइन्स के बारे में, आर्कियोलॉजी मतलब ज़मीन से निकाले हुए चीज़ों के बारे में, लेटरिंग स्टाइल, अलग अलग लिखने का जो स्टाइल होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अलग अलग इंस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करना आना चाहिए। क्यों यार? ये सब वो चीज़ है ना, पुराने ज़माने में हमें सिक्के मिलेंगे, कोई चीज़ ज़मीन से निकाला हुआ मिलेगा, तो वो सबको समझने के लिए हमें अलग अलग विषयों के बारे में पता होना चाहिए। आई होप मैंने काफ़ी बार इसे तुम्हें रिवाइज़ करा दिया है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो याद हो गया होगा। आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स, लेटरिंग स्टाइल, एपिग्राफी, स्टडी ऑफ लीनिएज मतलब जीनोलॉजी, 4-5 चीज़ें याद कर लिए हो, विच इज़ सफिशेंट। इतने में काम अपना बन जाएगा। रिवाइज़ करते हैं, अभी तक अपन क्या पढ़े। आज अपन पढ़ेंगे हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। इसको एक पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। पेज नंबर 2 है टेक्स्ट बुक का, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। आज पेज नंबर 2 और थोड़ा बहुत 3 कर लेंगे। अभी एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लो तुम्हारे स्कूल में एनुअल डे का जो फंक्शन था वो कैंसिल हो गया। अभी अगर एनुअल डे कैंसिल हुआ है और पूछा गया कि भाई ये कैंसिल क्यों हुआ था, एक रीज़न बच्चा ये देगा कि यार टीचर्स का मूड ख़राब था, कैंसिल हो गया, छोड़ो हटाओ। सेकेंड ये है कि ये पहला सिनेरियो जहाँ पे ऐसा ही बोल दिया, टीचर्स का मूड ख़राब था, कैंसिल कर दिया। सेकेंड ये है कि तुमने सबसे पहले गए और वो व्हाट्सएप का मैसेज रीड किए जहाँ पे आया था कि एनुअल डे का फंक्शन कैंसिल हो रहा है, इसके सो एंड सो रीज़न से। फिर तुम क्या किया, अपने टीचर्स के पास गए, उनको पूछे, तुम प्रिंसिपल के पास गए, उनको पूछे। तो पहले सिनेरियो में क्या हुआ, तुम सीधा एक कंक्लूजन में आ गए कि टीचर्स का मूड ख़राब था और इसलिए एनुअल डे का फंक्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेकेंड सिनेरियो में क्या है कि तुमने बाकायदा जांच किया, है ना, रिसर्च किया, व्हाट्सएप के मैसेज पे गए, प्रिंसिपल के पास गए, टीचर्स के पास गए और फिर तुम्हें कंक्लूजन पे आए और फिर तुमने लिखा कि भाई ये रीज़न की वजह से एनुअल डे का जो हमारे स्कूल का फंक्शन था वो कैंसिल हो गया। जब तुमने प्रॉपर रिसर्च किया ना, उसी को अपन बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग या फिर क्रिटिकली एग्जामिनिंग। क्या बोल सकते हो दोस्तों? क्रिटिकली एग्जामिनिंग। क्या हमने यार क्रिटिकली तरीके से हर पहलू उसका जाँच किया और उसके बाद तुमने उस चीज़ को लिखा। तो जब तुम जांच करते हो और उसके बाद लिखते हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोरियोग्राफी। समझ में आया? इसको यहाँ भारी अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, वी हैव लर्नड अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। कह रहा है कि हमने हिस्ट्री पे रिसर्च कैसे करते हैं वो पढ़ा था। अब उस रिसर्च में अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम है क्रिटिकली एग्जामिनिंग। सबसे पहले हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, सीधा कंक्लूजन पे नहीं आते, पहले अलग अलग सोर्सेज उठाते हैं, उन सोर्सेज पर रिसर्च करते हैं, जांच करते हैं और उसके बाद उसको लिखते हैं। वही इतिहास जिसको लिखा जाता है रिसर्च करने के बाद, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोरियोग्राफी। और ऐसा व्यक्ति जो इस इतिहास को लिखता है उसे अपन कहते हैं इतिहासकार, अंग्रेजी में उसे कहते हैं हिस्टोरियन। एक सवाल आया था टेस्ट में, 1-2 साल पहले क्लासेस के टेस्ट में दिया गया था कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ हिस्टोरियन, कि इतिहासकार का काम क्या होता है। वो इसी पैराग्राफ से सवाल उठ के आया था। तो भाई इतिहासकार का एक काम तो है कि लोगों तक इतिहास की सच्चाई पहुंचाना। अब वो इतिहास जो सच्चा इतिहास है, असली इतिहास है, वो कैसे पहुंचाएगा,
जब वो सारे सोर्सेस को क्रिटिकली एग्ज़ामिन करे, वो किसी भी सोर्स को ऐसे ही सच ना मान ले, उस पर प्रॉपर एग्ज़ामिन करे, जांच करे, पता करे कि भाई क्या ये चीज़ सच है या फिर नहीं, और उसके बाद इतिहास को लिखे। तो ये एक सवाल भी आया था। अब मुझे ये बताओ, मैं अब सेकंड पैराग्राफ का डिस्कस कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक में तुम देख भी सकते हो। क्या एक हिस्टोरियन इतिहास, कोई एक इंसिडेंट हुआ, क्या उस इंसिडेंट के सारे पर्सपेक्टिव या फिर सारे चीज़ों को लिख सकता है क्या? मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो अपने को ब्रिटिशर्स के समय का इतिहास लिखना है, तो क्या अब ब्रिटिशर्स के समय का इतिहास में बहुत कुछ है कि उस ज़माने में हमारा समाज कैसा था, मतलब सोसाइटी कैसी थी, हमारा कल्चर कैसा था, हमारा इकोनॉमी, पैसे के तौर पे हम कैसे थे, हमारी पॉलिटी कैसी थी, कौन राज कर रहा था। देख रहे हो, 4 चीज़ तो मैंने ऐसे ही बता दी, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, कल्चर। क्या एक इतिहासकार इन चारों चीज़ों के बारे में खुद लिख सकता है? तो ऐसा नहीं होता है। एक इतिहासकार, एक हिस्टोरियन हर चीज़ के बारे में नहीं लिख सकता। वो इनमें से कोई भी एक चीज़ पकड़ता है जो उसको लगता है बहुत ज़रूरी है, और वो उस हिसाब से इतिहास को दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रिटिशर्स आए थे, तो कुछ इतिहासकार ब्रिटिशर्स का समय दिखाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, कि यार अंग्रेज़ों के आने के पहले हमारा देश इतना समृद्ध था, हमारे पास इतने पैसे पानी थे, अंग्रेज आए उसके बाद में हमारा जो पैसा पानी था वो कम हो गया। तो मैंने इतिहास दिखाया किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ इतिहासकार होंगे जो दिखाएंगे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से राज हुआ। कुछ दिखाएंगे कि समाज कैसे बदला अंग्रेज़ों की वजह से, पहले समाज ऐसा था, अब समाज ऐसा है। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक इतिहासकार, एक हिस्टोरियन सारे पॉइंट के बारे में बात नहीं कर सकता। वो अपना खुद का एक पॉइंट उठाता है और उसको लिखता है। तुम्हारे बुक में खुद के पॉइंट को अंग्रेजी के भारी शब्द में लिखा हुआ है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो मैं किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को उठा रहा हूँ, मान लो मैं इकोनॉमी को उठा लिया, या मैं पॉलिटी को उठा लिया, कल्चर को उठा लिया, तो जो मैं किसी भी एक पॉइंट को उठा रहा हूँ ना, उस पर्टिकुलर एक पॉइंट व्यू का अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, भारी अंग्रेजी में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब यही बात यहाँ पे अंग्रेजी में पूरा लिखा है, तुम देखो आप समझ जाओगे। सेकेंड पैराग्राफ है, द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। जब इतिहासकार इतिहास लिखता है तो वो सब कुछ के बारे में लिख सकता नहीं है। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, इंक्लूजन मतलब जोड़ना, इंटरप्रिएट करना मतलब बताना। किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का हिस्टोरियन के द्वारा डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? अगला पॉइंट देखो, डिपेंड करता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब वो पर्टिकुलर किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता है, इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, किसके बारे में बात करना चाहता है। ठीक है, ही स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय हिज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। वो क्या लिख रहा है वो डिपेंड करता है वो किस मुद्दे को उठाया है, इकोनॉमी को उठाया, पॉलिटी को उठाया, कल्चर को उठाया, जिसको भी उठाया हो। तो आई होप सेकेंड पैराग्राफ भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं। मुझे ये बताओ, क्या एंशिएंट टाइम पे, क्या हमारे जो बहुत पूर्वज थे, क्या पूर्वज जो थे हमारे वो भी इतिहास को लिख रहे थे क्या? और अगर वो तुम्हारा आंसर है कि नहीं, वो हिस्ट्री को लिख नहीं रहे थे, तो यहाँ से 2 सवाल आता है, और दोनों का आंसर टेक्स्ट बुक में है। चाहो तो यहाँ सवाल के बाद वीडियो को रोक के सवाल ढूंढ लेना। अगर वो इतिहास को नहीं लिख रहे थे तो वो इतिहास को किस तरीके से लोगों तक पहुँचा रहे थे? देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने बारे में और अपने पूर्वजों के बारे में अपने आने वाले पीढ़ी को बताए। या अपन ऐसे ही होते हैं, हम सब ना अपने बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने फादर साहब के बारे में, दादाजी के बारे में, जो भी उन्होंने एक महान काम किया उसके बारे में बताना हमें बड़ा पसंद है। तो अगर एंशिएंट टाइम पे लोग इतिहास को लिख नहीं रहे थे तो लोगों को कैसे बता रहे थे? क्योंकि लोगों को बताना तो हमारा स्वभाव है। देखो, तो वो लोग बता रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनको बताने का मन नहीं था। तुम्हारे बुक में लिखा है उनको बताना था, लेकिन वो लिख नहीं रहे थे। तो कैसे बता रहे थे? वो लोग बता रहे थे केव पेंटिंग्स, मतलब केव में पेंटिंग बना के, स्टोरी टेलिंग्स, कहानियाँ बोल के। देखो, लिख नहीं रहे हैं, केव में पेंट बना रहे हैं, कहानियाँ बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और फिर दिया हुआ है बलाड्स वीर गाथाएँ, है ना, कि ये आदमी ने ये महान काम किया। और क्या, जो गाना, जो वीर गाथाएँ, जो केव पेंटिंग्स, जो कहानियाँ, ये सब जो लोगों ने
बनाया उस ज़माने में, क्या आज वो इतिहासकार हिस्टोरियंस को काम आता है कि नहीं आता है? भैया बहुत काम आता है, क्योंकि उसी को सुन के उसी को पढ़ के आज हिस्टोरियन समझता है कि उस ज़माने में क्या था। तो यही बात लिखी हुई है 3rd पैराग्राफ में। तो हम लोगों ने ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी का तीनों पॉइंट समझा। अच्छा, इतिहास को लिखना कब शुरू किया होगा? पहली बार किसी हिस्टोरियन ने या किसी व्यक्ति ने या किन लोगों ने सबसे पहली बार इतिहास को दर्ज करना शुरू किया? दर्ज करना समझते हो ना, राइट डाउन करना शुरू किया। इसका आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 2 के डू यू नो पे। देखो, लूव म्यूज़ियम में एक बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन पड़ा है। इंस्क्रिप्शन समझते हो ना, पत्थर पे देखो इंस्क्रिप्शन, तो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगा तो ये पत्थर पे ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे क्लियर नहीं दिखेगा, टेक्स्ट बुक देखो। तो ये इंस्क्रिप्शन में क्या दिखाया है? दिखाया गया है कि भाई एक सेना है, सारे सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं, हाथ में वो भाला वाला लिए हुए हैं, और उनके आगे कौन चल रहा है? उनका जनरल चल रहा है। अब इसमें ये क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, तुम ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट क्यों है। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब इतिहास को लिखने का कारवा या इतिहास को लिखने का काम, ये कब देख सकते हैं, कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है फ्रॉम सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन था, आज के समय का ईरान वाला इलाका है, ये ईरान का इलाका है। तो यहाँ पे उस ज़माने में तो सुमेर सिविलाइजेशन मतलब मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले इतिहास को लिखना शुरू किया, अपने राजाओं के बारे में इंस्क्रिप्शन में लिखना शुरू किया। तो अगर सवाल आ जाए कि सबसे पहले अभी तक का कहाँ का एविडेंस मिला है कि इतिहास को लिखना का काम शुरू हुआ है, तो सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। क्लियर हुआ? और कितने साल पहले अगर सवाल आ जाए तो 4500 BC, 4500 BC ही। और आज ये तुम लोग को इंस्क्रिप्शन कहाँ देखने को मिल जाएगा? लूव म्यूज़ियम। अब लूव म्यूज़ियम 18th सेंचुरी में बना था, मुझे कैसे पता? टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 9 में लिखा हुआ है कि भाई 18th सेंचुरी में म्यूज़ियम बना था, फ्रांस के पेरिस में ये म्यूज़ियम है। आज के समय कुछ 3,80,000 चीज़ें इसमें रखी गई हैं। मोनालिसा की पेंटिंग भी इसी में है, दा विंसी साहब ने इसको बनाया था। तो थोड़ा बहुत मैंने म्यूज़ियम के बारे में बता दिया, चैप्टर नंबर 9 में तुम उसको पढ़ने भी वाले हो तो रिवाइज भी हो गया। नेपोलियन ने बहुत सारी चीज़ें जो जीती थी दुनिया भर से, वो यहाँ पे रखी हुई थी। और अब भी रिसेंटली अगर तुम्हें पता हो, इसी म्यूज़ियम में चोरी भी हुई है, अब भी 1 महीने पहले। चलो, यहाँ तक तो अपन समझ गए। अब एक सवाल, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मतलब जो मॉडर्न इतिहासकार लोग हैं, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, वो इतिहास को कैसे लिखते हैं? तो 4 बातों को याद रखना है। पहला, ये आंसर भी याद कर लेंगे अपन साथ साथ में। इट्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इट बिगेन्स विथ फॉर्मुलेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। मतलब अब जब अपन इतिहास को लिखेंगे ना भैया, साइंटिफिक तरीके से लिखेंगे। साइंटिफिक तरीका क्या होता है? साइंटिफिक तरीके का मतलब होता है कि हम सवाल करेंगे। देखो ना, साइंस में क्या होता है, साइंस में हम हर चीज़ पे ना सवाल करते हैं, हर चीज़ पे। जैसे तुम्हारे साइंस 1 में ग्रेविटेशन, वो फर्स्ट चैप्टर है, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर लास्ट चैप्टर देखोगे तो PSLV, GSLV, ये सब चीज़ हमें मालूम पड़ी है ना, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति ने सवाल किया होगा। साइंस बेस्ड ही है सवाल पे, तो हिस्ट्री भी किससे बेस्ड होना चाहिए? सवाल पे। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है हिस्ट्री पे, जब भी हम खोज करते हैं, पहला हम क्या करते हैं? हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसा करते हैं? भाई ये इंसिडेंट कोई है, ये इंसिडेंट कब हुआ था, ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, इसका क्या आउटकम निकला। देख रहे हो, जब तुम क्वेश्चन करते हो ना, तब तुम साइंटिफिक हो रहे हो। तब तुम मतलब ये नहीं करोगे कि यार, अभी मैं बताऊंगा अभी सेकेंड उसमें पॉइंट में, इसलिए मैं भी अपने आप को रोक रहा हूँ कि सेकेंड पॉइंट में बोलता हूँ। पर पहला पॉइंट समझे। पहला पॉइंट इस कि जब भी हम इतिहास को लिखने जाएंगे, इतिहास पे खोज करेंगे, तो हम पहला चीज़ क्या करेंगे? हम उस पर सवाल करेंगे। पहला पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और इट बिगेन्स विद फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस। मतलब इसकी शुरुआत कैसे होगी? सवाल करके। सेकेंड पॉइंट, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। जो भी तुम सवाल करोगे वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होगा। व्हाट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक? एंथ्रोपोसेंट्रिक इज ह्यूमन सेंट्रिक। मतलब जो भी सवाल होगा वो इंसानों को केंद्र में रखा जाएगा। इंसान और भगवान के
सबको जोड़ा नहीं जाएगा। तो समझो कैसे, देखो समझो, मैं बोल रहा हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो ख़त्म हो गई। अब कोई पूछेगा क्यों ख़त्म हुई, और मैं जवाब दूंगा कि यार भगवान बड़े गुस्सा हो गए थे उस सिविलाइजेशन से, तो भगवान ने बाढ़ ला दी और पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। यही नहीं करना है। एंथ्रोपोसेंट्रिक, ह्यूमन सेंट्रिक, इंसानों को केंद्र में रखो। यार भगवान पे मत थोप दो। इंसानों के केंद्र में रखना मतलब अगर बारिश बहुत आई भी थी और अगर सब कुछ डूब भी गया, इसका मतलब है कि इंसानों ने वहाँ पे सही से उस जगह को बनाया नहीं था, मैनेजमेंट नहीं किया था अच्छा वहाँ पे, कि अगर कल को बाढ़ आ जाए तो किस तरीके से हम बच जाएं। तो हमें किसी भी, मैं बोलूँ भाई ये राजा क्यों हार गया, और तुम आंसर कर दो क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये हार जाए। भैया भगवान नहीं चाहते थे वो हारा क्योंकि उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी। यही बात इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो ह्यूमन सेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक होगा। क्यों, इसका मतलब ये सारे क्वेश्चंस इंसान के डीड्स मतलब इंसानों के कर्मों पे किया जाएगा और भगवान पे नहीं थोपा जाएगा। इसको कैसे लिखा है, हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। इंसान के कर्मों को भगवान से जोड़ना है नहीं। तो अगर सवाल आए कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पहला कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है बेस्ड। मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल से बेस्ड हो, इसकी शुरुआत होती है रेलेवेंट क्वेश्चंस करके। जो भी क्वेश्चन होगा वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होगा, मतलब इंसानों से पूछी जाएगी, इंसानों के कर्मों से सवाल किया जाएगा, ना कि इंसान और भगवान को जोड़ा जाएगा। थर्ड चीज़, जब तुम आंसर करोगे इन सवालों का, पहला अपन ने क्या किया, सवाल किया। दूसरा अपन ने बोला भाई सवाल किससे करना है, तो इंसानों से करना है, भगवान से नहीं जोड़ना है। और तीसरा, जब सवालों का आंसर करोगे तो उसको सपोर्ट करना है रिलायबल एविडेंस से, मतलब तुम्हें सबूत देना है, प्रूफ देना है। पहला काम क्या किया, सवाल किया। दूसरा काम क्या किया, सवाल जो किया वो इंसानों से किया गया, भगवान से जोड़ा गया नहीं। और तीसरा, जो भी जवाब आएगा वो जवाब कैसा होना चाहिए, वो जवाब होना चाहिए एविडेंस बेस्ड, तुम्हें कोई ना कोई सबूत देना है। और तीसरा, इतिहास शो करता है ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। भाई इतिहास शो करता है कि इंसान पहले कहाँ था, आज कहाँ आ गया। एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम पहले कहाँ पे थे, हम आज कहाँ पे आ गए। समाज के हिसाब से हम पहले कहाँ पे थे, आज कहाँ पे। पहले महिलाओं को इतना फ्रीडम नहीं था, स्कूल जाने को नहीं मिल रहा था, सती प्रथा था, आज नहीं है। सती प्रथा आज ना के बराबर है। इसका मतलब है कि समाज ग्रो हो रहा है। तो इतिहास हमें क्या शो करता है, ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी की। इंसान पहले कहाँ पे था, सामाजिक तौर पे, तार्किक तौर पे, लॉजिकल तौर पे, साइंटिफिक तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे, और आज कहाँ पे आ गया है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। पहला, सवाल करना है। दूसरा, सवाल इंसान के कर्मों से ही होगा, भगवान से नहीं जोड़ना है। तीसरा, जो भी जवाब देना है उसका एविडेंस देना है। और चौथा, इतिहास क्या शो करता है, इंसान की जर्नी, मैनकाइंड जर्नी। चारों पॉइंट समझ आ गया। अच्छा, ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत, सवाल करना है, इंसानों के कर्मों से सवाल करना है, भगवान से नहीं जोड़ना है, एविडेंस देना है, ये मैनकाइंड की जर्नी शो करती है। मैंने आपस रिवाइज करवा दिया इसी बात पे। इसकी शुरुआत, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स की शुरुआत, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत कब से है, तो इसकी शुरुआत हमें ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग से ही मिलती है। मतलब ग्रीक लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी थी, एंशंट ग्रीक, मतलब बहुत पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और हिस्ट्री जो शब्द भी है वो कहाँ से आया है, एक व्यक्ति थे हेरोडोटस, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी हिस्ट्रीज, द हिस्ट्रीज, तो उसी से कौन सा वर्ड आ गया है, हिस्ट्री। तो ये फैक्ट याद रखना कि द हिस्ट्रीज़ ये किताब किसने लिखी है, ठीक है, और किस सेंचुरी में लिखी है, तो उन्होंने लिखी थी 5th सेंचुरी BC में। द ग्रीक हिस्टोरियन, मतलब वो जो ग्रीक हिस्टोरियन थे वो कब के थे, मैं शायद थोड़ा गलत बोल दिया, वो जो ग्रीक हिस्टोरियन थे वो कब के थे, 5th सेंचुरी BC के, और उनकी किताब कौन सी थी, द हिस्ट्रीज़। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं। कितने मिनट की वीडियो हो गई है, 17 मिनट 26 सेकेंड, कोई बात नहीं। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, कि भाई यूरोप में हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई। 18th सेंचुरी तक अगर तुम देखोगे
तो यूरोप ने बहुत डेवलपमेंट किया, टेक्स्ट बुक को देखते रहना, बहुत डेवलपमेंट किया इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी और साइंस। तो बोल रहा है भाई 18th सेंचुरी तक यूरोप ने खूब डेवलपमेंट किया फिलॉसफी के फील्ड में और साइंस के फील्ड में, ठीक है। स्कॉलर्स तब तक के ये मानते थे, तब स्कॉलर मानने लगे, है ना। देखो क्या हुआ, 18th सेंचुरी तक यूरोप ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया साइंस में और फिलॉसफी में, तब वहाँ के स्कॉलर्स मतलब विद्वान लोग मानने लगे कि भाई हिस्ट्री को भी ना अपने को थोड़ा साइंटिफिक तरीका लगा के पढ़ना लिखना चाहिए। अब क्या मैंने बोला, 18th सेंचुरी तक यूरोप ने साइंस में और फिलॉसफी में खूब डेवलपमेंट किया। फिर हिस्टोरियंस ये बात सोचने लगे, टेक्स्ट बुक में लिखने से अच्छा इसमें लिखते, फिर हिस्टोरियंस ये बात लिखने लगे या सोचने लगे कि हिस्ट्री को भी अपने को किस तरीके से बताना चाहिए, अभी साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, या साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहिए, सॉरी। और उसके पहले कैसे पढ़ रहे थे, उसके पहले ये लोग सब चीज़ को भगवान से जोड़ के ही पढ़ रहे थे, ठीक है। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस मोर एंड मोर ऑन ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। बोले भाई हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी लाना पड़ेगा, मतलब आप बायस नहीं हो सकते, किसी का पक्ष नहीं ले सकते, अब हमें सच लिखना चाहिए, सच बताना चाहिए इतिहास का। 18th सेंचुरी के पहले जितने भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ थे वो सारे फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स पे ध्यान देते थे। डिवाइन फिनोमेना, डिवाइन फिनोमेना मतलब जो भी चीज़ हो रहा है दुनिया में, जो भी इतिहास में हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, भगवान की वजह से हुआ है, ऐसा करके जोड़ते थे। लेकिन सब कुछ चेंज हो गया 1737 सी में। कब चेंज हो गया, 1737 सी में, जब जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी शुरू हुई, गोटिंजन यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के लिए एक अलग सा विभाग बनाया गया कि भाई अब हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक अलग विभाग बनाया गया और उसमें खाली किसकी पढ़ाई की जाएगी, हिस्ट्री में। तो ये फैक्ट याद रखना कि 1737 जर्मनी में गोटिंजन यूनिवर्सिटी जो थी उसमें हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक अलग सा क्या बनाया गया, डिपार्टमेंट बनाया गया। ये फैक्ट अपने को याद रखना है। तो आई होप तुम्हें आज का वीडियो काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ नोटेबल स्कॉलर्स उनको पढ़ लेंगे, 2 वीडियो और लगेगा मेरे हिसाब से, हाँ। और हमारा जो चैप्टर है 2 या 3 वीडियो, लेट्स सी, डिपेंड्स कितना बड़ा वीडियो बनता है, तो हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। मैं क्यों एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में प्रिपरेशन 100% की हो। हाँ, ये ग्रीन बॉक्स बचा है, मैं लास्ट में ज़रूर करवा दूँगा। 100% प्रिपरेशन जब तक नहीं होगा तब तक अच्छी मार्क्स की उम्मीद करना भी गलत बात है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जाओ कुछ और पढ़ो। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे अबाउट रेने डेकार्ट, वोल्टेयर और तीसरा एनालिस्ट स्कूल। अभी इसमें अगर देखोगे तो रेने डेकार्ट ने क्या कहा है, डेकार्ट ने कहा है कि जब भी तुम हिस्ट्री में रिसर्च करोगे, मतलब हिस्ट्री को जानने की कोशिश करोगे, उसके बारे में पता करोगे, तो तुम्हें अलग अलग सोर्सेस मिलेंगे। उन्होंने सिंपल सी बात ये बोली है कि जब भी तुम्हें अलग अलग सोर्सेस मिलेंगे, उस सोर्सेस को तुम लोग क्या करो, क्रिटिकली एग्जामिन करो। ये बात समझ में आया? तो आप लोग को अलग अलग सोर्सेस मिलेगा, क्रिटिकली एग्जामिन करो, इसका मतलब पहले समझते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब क्या होता है? मान लो कोई एक राजा था, ठीक है, तुम लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठना और देखते रहना। मान लो कोई एक राजा है और वो राजा ने एक व्यक्ति को पैसा दिया है कि भाई जो भी मैं काम करूँगा ना, मेरे बारे में तो एक किताब लिख। अभी ये काम कौन करवा रहा है? राजा खुद। जिससे किताब लिखवा रहा है उसको पैसा कौन दे रहा है? राजा खुद। क्या वो व्यक्ति जो राजा के बारे में लिख रहा है वो राजा की बुराई कर सकता है क्या? वो राजा की बुराई कभी नहीं करेगा। उसका कारण बहुत सिंपल है, और कारण ये है कि उसको राजा पैसा दे रहा है। तो मान लो आज से 1000 साल पहले की एक कहानी है, तो आज से 1000 साल पहले हमें 1000 साल पुरानी एक किताब मिली, एक बुक मिली, और ये बुक किसने लिखी है? राजा के ही एक दोस्त ने। और अपन हिस्टोरियन है और अपन वो किताब उठाते हैं। क्या अपन उस किताब में लिखी हुई हर बात को सच मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि भाई राजा के दोस्त ने लिखी और राजा ने उसको पैसा दिया है, तो उस किताब को अपन सही नहीं मान सकते। एक और सिनेरियो लेते हैं। मान लो उसी समय पे एक और किताब लिखी गई है और वो लिखी है उस व्यक्ति ने जो राजा से बहुत नफ़रत करता है,
अपने को वो किताब मिल गई, वही 1000 साल पुरानी, दूसरे व्यक्ति ने लिखा, ये वो व्यक्ति राजा से बहुत नफरत करता है। क्या अब अपन इसकी किताब पे यकीन कर सकते हैं? इस पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये राजा से नफरत करता है। पहले वाला पे ट्रस्ट नहीं कर सकते उसे किताब पे, क्योंकि वो राजा से बहुत ज़्यादा उसको पैसा पानी मिल रहा है, उसको राजा से इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, तो वो तो सही नहीं लिखेगा। दूसरे वाला का नहीं मान सकते, क्योंकि नफ़रत कर रहा है, नफ़रत में इंसान गलत ही लिखेगा, उसकी और बुराई करेगा। तो पहला वाला बहुत तारीफ़ करेगा, दूसरी वाली बहुत बुराई करेगा, तो हम दोनों की बात को नहीं मान सकते। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? मान लो लिखा है कि राजा सो एंड सो वॉर जीत गया कोई एक पर्टिकुलर एरिया में, अब अपने को उस एरिया में जाना पड़ेगा, वहाँ और कुछ इंस्क्रिप्शंस और कोई और किताबें ढूंढनी पड़ेगी। तो अभी तुम क्या कर रहे हो? जितने भी तुम्हें सोर्सेस मिला है तुम उसको चेक कर रहे हो कि क्या ये सही है या नहीं। इसी चेक को अपन क्या बोलते हैं? क्रिटिकली एग्जामिन करना। और यही बात कौन बोल के गया था? रेने डेकार्ट। डेकार्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है आप मैं रीड करता हूँ। रेने डेकार्ट वॉज द फोरमोस्ट अमंग द स्कॉलर्स। फोरमोस्ट मतलब फोरमोस्ट होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे बहुत सारे विद्वान, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, जैसे बहुत सारे विद्वान थे, तो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख कौन थे? रेने डेकार्ट। जिन्होंने क्या कहा? जिन्होंने कहा वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। मतलब जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करो, उसे चेक करो कि क्या हम उसमें रिलाई कर सकते हैं कि नहीं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, भरोसा कर सकते, उस पर निर्भर हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो ये बात किसने बोली है? रेने डेकार्ट ने, कि जो भी तुम्हें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिला है पहले चेक करो कि क्या भाई ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। और चेक कैसे करोगे? बाई क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। मैंने समझाया क्रिटिकली एग्जामिन मतलब जांच करना, पता करना। मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिया था। इनकी फिर किताब का नाम याद रख लो। इन्हें किताब का नाम क्या है? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। किताब का नाम क्या है? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। और इन्होंने एक और बात, डिस्कोर्स ऑन द मेथड ना एक किताब है, फिलोसॉफिकल किताब है इनकी। कभी मौका मिले और वक्त मिले तो रेने डेकार्ट की फ़िलासफ़ी पढ़ना। इनकी एक फ़िलासफ़ी बता देता हूँ, तुम्हें वैसे एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, बट जस्ट तुम्हारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए। ये कहते हैं कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। मतलब इनके एग्जिस्टेंस पे सवाल आया कि यार कैसे मालूम पड़ेगा कि हम हैं? तो ये बोलते हैं मैं हूँ, मैं सोच सकता हूँ इसीलिए मैं हूँ। अभी तुमको थोड़ा बहुत लग रहा होगा यार ये सब मैं क्या बात कर रहा हूँ, पर ये एक फ़िलासफ़ी है। तो अगर कभी तुम्हारे पास वक्त मिले, इनकी यही किताब डिस्कोर्स ऑन द मेथड पे इन्होंने बहुत फ़िलासफ़ी के बारे में बात किया हुआ है। उनमें से इन्होंने एक बात क्या लिखी है, खैर वो जो मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, उससे परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मैंने बस बता दिया। तुम्हारे तो किताब में भी नहीं हो बातें, किताब में वापस आते हैं। इन्होंने एक और बात क्या बोली है? नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। तब तक किसी बात को सच नहीं मानना है जब तक सारे उसमें से डाउट्स जो हैं वो ख़त्म ना हो जाए। जब तक कोई एक इंसिडेंट हुआ और तुम्हें पता करना है भाई ये हुआ था या नहीं हुआ था, या जो मेरा दोस्त बोल रहा है ये मेरा दोस्त सही बात बोल रहा है या नहीं, और तुम 99% श्योर हो कि यार ये सही बोल रहा है, पर 1% तुम अभी भी श्योर नहीं हो। अगर तुम 100% श्योर नहीं हो तो भैया फिर तुमको उसकी बात को मानना नहीं है। तब तक किसी बात को नहीं मानना है जब तक 100% श्योरिटी ना हो जाए। अगर तुम्हारे मन में एक भी शंका, एक भी डाउट है तो सच नहीं मानना है। तो अगर बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल आ जाए, तुम्हारे टेस्ट में सवाल आ जाए कि रेने डेकार्ट के बारे में बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? रेने डेकार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलर रहे हैं, विद्वान रहे हैं, जिन्होंने बोला था कि चेक करो कि जो भी डॉक्यूमेंट है क्या हम उस पर उस पर निर्भर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और चेक कैसे करना है? बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम, है ना, उसे बराबर से चेक करना चाहिए। ऐसे ही किसी बात पे सच नहीं मानना चाहिए। सेकेंड, इनकी किताब का नाम याद रखेंगे अपन, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। और तीसरा जो अपन ने पढ़ा वो ये पढ़ा कि तब तक किसी बात को सच मत मानो जब तक सारे डाउट्स तुम्हारे ख़त्म ना हो जाए। तो आई होप तुम्हें डेकार्ट समझ में आ गए होंगे। सारे अपन ने पॉइंट्स क्लियर भी कर लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वोल्टेयर के बारे में। वोल्टेयर का रियल नेम वोल्टेयर नहीं था, उन्होंने आगे चल के अपना नाम रख लिया, फ्रैंकोइस मैरी करके इनका नाम था रियल, दिया हुआ टेक्स्ट बुक में भी। तो इन्होंने आगे चल के अपना नाम खुद रख लिया वोल्टेयर करके। ये फ्रेंच के व्यक्ति थे, फ्रांस के व्यक्ति थे, इवन डेकार्ट भी फ्रांस के ही थे। अब वोल्टेयर ने क्या बोला
ही ओपिंड मतलब उन्होंने, उनका मानना था, उनका कहना था, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के साथ साथ, टेक्स्ट बुक देखते रहे ना, उन्होंने क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और क्रोनोलॉजी के साथ साथ। अभी पहले 2 वर्ड समझो। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मतलब बिना बायस हुए, बिना किसी का पक्ष लिए सच बात रखना या बोलना, उसे अपन कहते हैं ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। किसी का पक्ष नहीं लिया, कुछ भी नहीं, खाली सच बोला, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। तो ये बोल रहे हैं यार, इतिहास में सच तो लिखना ही लिखना है, साथ साथ में क्रोनोलॉजी का मतलब होता है सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, कौन सा राजा कब आया, उसके बाद कौन राजा है, उसके बाद कौन राजा है, उसके बाद कौन राजा है। तो बोले भैया सच तो लिखना ही लिखना है, क्रोनोलॉजी तो लिखनी ही लिखनी है, कौन सा राजा कब आया कब गया वो सब तो लिखना ही लिखना है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें इतिहास में और भी कुछ जोड़ना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, वोल्टेयर बोल रहे हैं राजाओं के बारे में तो लिखना ही है, क्रोनोलॉजी मतलब कौन सा राजा कब आया कब गया उसके बाद कौन आया, ये तो लिखना ही है। इतिहास में सच तो लिखना ही लिखना है, लेकिन साथ में तुम्हें ये भी लिखना होगा कि उस ज़माने का ट्रेडिशन क्या था, मतलब लोगों की मान्यता क्या थी। साथ में और क्या लिखना होगा, ट्रेड, लोग ट्रेड कर रहे थे कि नहीं, व्यापार कर रहे थे कि नहीं। इकोनॉमी, पैसे के बारे में लिखो कि उस समय के लोग पैसे कैसे कमा रहे थे, उस समय की सरकार पैसा कैसे कमा रही थी। एग्रीकल्चर के बारे में लिखो, खेती के बारे में लिखो। अब समझो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, वोल्टेयर के पहले जब भी इतिहास लिखाया गया ना, तो इतिहास में हमेशा ये लोग ने लिखा अबाउट राजाओं के बारे में, एक क्रोनोलॉजी लिख दिया कि पहले ये राजा आया, उसके बाद में ये राजा आया, ये राजा गया। और कई लोगों ने सच भी लिखा, लेकिन वोल्टेयर ने कहा यार इतिहास सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं होता, सिर्फ एक सीक्वेंस में लिख दिया, सिर्फ सच लिख दिया, ये नहीं होता है। इतिहास में तुम्हें आम जनता के बारे में भी लिखना चाहिए। वो जनता खेती कैसे करती थी, किस चीज़ की खेती करती थी, व्यापार कैसे करती थी, सरकार पैसे कैसे कमाती थी, जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं, देश चल कैसे रहा था, तुम्हें ये सब के बारे में भी, परंपराएं क्या थी, सोशल ट्रेडिशन, ये सब भी तुम्हें लिखना चाहिए। समझे कि नहीं समझे वोल्टेयर को? वापस रिवाइज करा दूँ। वोल्टेयर कह रहे हैं कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मतलब सच तो लिखना ही है, एक क्रोनोलॉजी मतलब एक सीक्वेंस तो लिखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या लिखना है, परंपरा मतलब सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड मतलब व्यापार, इकोनॉमी मतलब किस तरीके से लोग पैसे कमा रहे थे, सरकार पैसा कमा रहा था, और एग्रीकल्चर खेती, ये सब के मतलब वो क्या कह रहे हैं, इतिहास सिर्फ राजाओं तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए कि राजाओं के बारे में लिख दिया, नहीं, आम जनता के बारे में भी लिखना चाहिए। यहीं से एक सोच आई कि इंसान के ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है, इंसान के जीवन के हर पहलू के बारे में। भाई इन सिर्फ राजाओं, अगर मैं तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ के सिर्फ लीडर्स के बारे में लिख दोगे तो वो इतिहास नहीं है। आम जनता कैसा जीवन जी रहा है, क्या खा रहा है, क्या खेती कर रहा है, कैसे पैसा कमा रहा है, जब तुम ये सब लिखोगे ना तब तुम सही इतिहास लिखोगे। यही बात कौन बोल रहा था, वोल्टेयर। इसीलिए वोल्टेयर को हम कहते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। क्या कहते हैं भैया उन्हें, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आई होप 2 लोग समझ में आए होंगे, डेकार्ट और दूसरे वोल्टेयर। डेकार्ट जो बोल रहे थे चेक करो, क्रिटिकली एग्जामिन करो, तब तक किसी बात को सच मत मानो जब तक साइड आउट क्लियर ना हो जाए। वोल्टेयर जो बोल रहे हैं खाली एक क्रम, एक सीक्वेंस लिखना या फिर सिर्फ सच लिखना, इतने पे मत रुको, आम जनता के बारे में लिखो, वो क्या खेती कर रहे हैं, कैसे व्यापार कर रहे हैं, कैसे पैसा कमा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लिखो। और इसीलिए उनको अपन क्या कहते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब तीसरा अपने को पढ़ना है एनालिस्ट स्कूल। अब तुम्हारे मन में आएगा सर इसके बाद तो हेगल था, एनालिस्ट स्कूल क्यों? भाई जो बात वोल्टेयर कह रहे थे ना, वही बात 20th सेंचुरी के शुरुआत में, मतलब 1900, उसमें एक नया स्कूल ऑफ थॉट आया, एनालिस्ट स्कूल। आप समझो स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, एनालिस्ट स्कूल क्या है। स्कूल वो नहीं है जहाँ पे तुम जाके पढ़ाई कर रहे हो, हम उस स्कूल की बात नहीं कर रहे। स्कूल मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग किसी एक विचारधारा को, किसी एक सोच को फॉलो करते हैं तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, स्कूल। बहुत सारे लोग किसी एक ही थॉट को फॉलो करें, बैठ के उस पर डिस्कशन करें, तो अपन उसको कह देते हैं स्कूल ऑफ थॉट। तो एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक विचारधारा शुरू हुई, फ्रांस में ही शुरू हुई थी, उसका नाम था एनालिस्ट स्कूल। अब एनालिस्ट स्कूल भी लगभग वही बात बोल रहा है जो वोल्टेयर कह रहे हैं। वोल्टेयर ने क्या कहा था
कि सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं लिखना है, साथ साथ में तुम्हें लोगों के बारे में भी लिखना है। एनालिस्ट स्कूल थोड़ा और आगे बढ़ा वोल्टेयर से। उन्होंने बोला एनालिस्ट स्कूल ने कि यार राजा, जंग, वॉर, कॉन्स्पिरेसीज मतलब सीक्रेटली किसी ने कुछ प्लान करे, किसी को मार दिया, तुम सिर्फ इसी के बारे में मत लिखो, तुम आम जनता के बारे में लिखो। ठीक है, देखो इसमें दिया है आम जनता के बारे में लिखो, साथ साथ में एग्रीकल्चर के बारे में लिखो, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखो, क्लाइमेट के बारे में लिखो कि उस समय क्लाइमेट कैसा था, साइकोलॉजी कैसी थी, लोगों की सोच कैसी थी। तो वोल्टेयर से एक कदम आगे बढ़ गया एनालिस्ट स्कूल। एनालिस्ट स्कूल कैसे आगे बढ़ी? एनालिस्ट स्कूल बोल रही है तुम क्लाइमेट के बारे में लिखो, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखो, तुम आम लोगों के बारे में लिखो, खेती के बारे में लिखो, सब कुछ। इतिहास तुम तभी लिख पाओगे जब तुम आम जनता से लेकर राजा हर किसी को कवर करो। तुम ये तक कवर करो कि कम्युनिकेशन कैसा था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ कैसे रहा था। जैसे आज अपने पास व्हाट्सएप है, अभी तुम वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब है, उस ज़माने में क्या था लोगों को आपस में जुड़ने के लिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एनालिस्ट स्कूल एक स्टेप आगे बढ़ गया वोल्टेयर के कि क्लाइमेट भी लिखो। देखो अब इसको पढ़ के देखते हैं, शायद तुम समझ गए हो कि 20वीं सेंचुरी की ऑनसेट, शुरुआत में एक नया स्कूल ऑफ थॉट आया फ्रांस में। उस टाइम स्कूल ऑफ थॉट को अपन क्या बोलते हैं? एनालिस्ट स्कूल। एनालिस्ट स्कूल ने बोला कि जब तुम इतिहास को लिखते हो तो इतिहास सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स कि भाई कौन क्या काम किया, कौन सी राजनीति कर रहा है, सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, सिर्फ राजा के बारे में नहीं है, महान लीडर्स के बारे में नहीं है, ये सब तो है ही। बोल रहे हैं सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं है, सिर्फ महान लीडर्स के बारे में नहीं है, उनने क्या पॉलिटिक्स किया, उन्होंने क्या डिप्लोमेसी की, क्या चालाकी की, कितने जंग लड़े, सिर्फ यही इतिहास नहीं है। जब तुम्हें इतिहास लिखना है तब तुम्हें क्लाइमेट, आम जनता, खेती, व्यापार, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन मतलब किस तरीके से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे कि आज मैं यहाँ बैठ के तुमसे जुड़ा हूँ यूट्यूब के ज़रिए, तो लोग कैसे जुड़े हुए थे। सोशल डिवीज़न, समाज में लोग कैसे बटे हुए थे, जाति के नाम पे बटे हुए थे, धर्म के नाम पे बटे हुए थे, कैसे बटे थे वो। और फिर कलेक्टिव साइकोलॉजी, लोगों की सोच क्या थी, ये सब के बारे में भी हमें लिखना चाहिए। इतिहास जब भी लिखा जाए इन सब के बारे में लिखना चाहिए। तो आज अपन ने 3 टॉपिक पढ़ लिया। एनालिस्ट स्कूल के सारे चीज़ें याद रखना, क्या क्या लिखना है? क्लाइमेट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, लोकल पीपल, कम्युनिकेशन, सोशल साइकोलॉजी, कलेक्टिव साइकोलॉजी, लोगों की सोच, ये सब के बारे में भी पता होना और लिखना चाहिए। तो आई होप तुम्हें तीनों समझ में आ गया होगा और अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे हेगल को। हेगल और रैंकी दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे अबाउट हेगल और रैंकी के बारे में कि दोनों ने किस तरीके से बोला है कि हिस्ट्री पर रिसर्च करना चाहिए। हेगल जो है वो जर्मनी के हैं, जर्मन फिलोसोफर हैं और हेगल कहते हैं कि जब भी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो हिस्ट्री को हमेशा लॉजिकल वे में बताना चाहिए। देखो बोर्ड एग्ज़ाम में 2 सवाल आ सकता है, अपने को पता ही है कि हेगल के में 2 टॉपिक कवर किया गया है, एक कि हेगल खुद क्या कह रहे हैं और दूसरा डायलेक्टिक्स। तो अगर डायलेक्टिक्स पे क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा आंसर लिखेंगे डायलेक्टिक्स का। अगर हेगल पे आ रहा है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आंसर लिखना है। उसमें तुम डायलेक्टिक्स सिर्फ एक पॉइंट लिख सकते हो कि हेगल ने डायलेक्टिक्स के बारे में बोला था, जो अपन अभी पढ़ेंगे व्हाट इज डायलेक्टिक्स। अभी बस ये समझो कि हेगल कहते हैं कि जब भी हिस्ट्री को प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट करना है उसको, इन लॉजिकल मैनर। ना व्हाट इज़ लॉजिकल मैनर? लॉजिकल मैनर क्या होता है? लॉजिकल मैनर इज, देखो अगर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में ट्रेन की शुरुआत करवाई थी तो अंग्रेज़ों ने ट्रेन की शुरुआत करी, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। ठीक है, वो लॉजिक बहुत सिंपल था, उनको अपना सामान एक पॉइंट ऑफ जगह से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना था और दूसरा उनको अपना ट्रूप मूव करना है। ट्रूप मतलब अपनी फौजें। तो लॉजिक मिला कि नहीं मिला कि ट्रेन की शुरुआत क्यों हुई? यही हेगल कहते हैं कि जब भी तुम हिस्ट्री को शो करो तो तुम्हें कैसे शो करना है? इन लॉजिकल मैनर। तो आई होप तुम्हें पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ध्यान से याद करते चलना, एग्ज़ाम में अपने को ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए कि हेगल ने पहला पॉइंट क्या बोला है? हिस्ट्री हमेशा दिखाना इन लॉजिकल मैनर, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हेगल कहते हैं कि हिस्ट्री हमेशा इंडिकेट करता है अबाउट प्रोग्रेस। मतलब हिस्ट्री हमेशा क्या शो कर रहा है? प्रोग्रेस शो कर रहा है। उनका ये मानना है कि जैसे समय आगे बढ़ा है हमने इतिहास में
जो भी काम किया उससे सीखा और हमेशा हम आगे ही बढ़े हैं। प्रोग्रेस मतलब हमेशा आगे बढ़े हैं। अब इस बात को मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हिस्ट्री प्रोग्रेस कैसे दिखाता है। देखो, अभी अगर तुम वुमेन्स की कंडीशन देखोगे पहले, आज से 2 साल पहले, तो महिलाओं को घर से निकलने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो घर से बाहर नहीं आ सकती थी। सेकेंड थिंग इज़ एजुकेशन नहीं था, सती प्रथा था। सती प्रथा तुम्हें पता होगा। डाउरी का सिस्टम बहुत ज़्यादा था। मैं ये नहीं कह रहा डाउरी आज बंद हो गया है, दहेज का सिस्टम आज भी है, लेकिन पहले से कम हुआ है। तो पहले समाज उतना बेटर नहीं था महिलाओं के लिए, आज समाज बेटर है। यही हेगल कह रहे हैं। हेगल कहते हैं कि उनके हिसाब से इतिहास हमेशा क्या शो कर रहा है, प्रोग्रेस, कि हमेशा हम बेहतर ही होते जा रहे हैं। जैसे पहले छोटे वाले नोकिया वाले फ़ोन आए थे, धीरे धीरे उससे बेटर फ़ोन आए। आज तुम देखोगे तो स्मार्टफोन्स हैं, है ना। पहले अपने को रिसर्च करना था तो अपन गूगल पर जा रहे थे, आज अपने पास उससे अच्छा रिसर्च, आज सब AI यूज़ कर रहे हैं। तो हेगल यही कर रहे हैं कि समय के हिसाब से हम बेटर हो रहे हैं, फ्रॉम टेलीफोन टू मोबाइल फ़ोन से लेके बेटर वाले मोबाइल फ़ोन्स, टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन्स, हम AI की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे रिसर्च करने के लिए भी। तो समय के हिसाब से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। 2 पॉइंट हो गया हेगल का। पहला पॉइंट याद करो, उन्होंने कहा हिस्ट्री हमेशा कैसे शो करना है, इन लॉजिकल वे। और सेकेंड पॉइंट अपन ने पढ़ा कि इतिहास हमेशा क्या शो करता है, प्रोग्रेस शो करता है। आई होप तुम्हें 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट हेगल कहते हैं कि समय के साथ साथ इतिहास जो है वो चेंज हो जाता है। अब ये बहुत कमाल का पॉइंट है हेगल का। हेगल कहते हैं कि इतिहास बाउंड टू चेंज, मतलब समय के साथ साथ इतिहास जो है वो चेंज होगा। अब तुम्हारे मन में आना चाहिए कि यार समय के हिसाब से इतिहास कैसे चेंज हो सकता है, जो हिस्ट्री में हुआ है वो तो हो चुका है, वो चेंज कैसे होगा। उसका आंसर पेज नंबर 4 के पहले लाइन में हेगल ने दिया है। हेगल कहते हैं कि इतिहास समय के हिसाब से चेंज होगा जैसे जैसे हमें नया एविडेंस मिलेगा। जैसे कि हमें आज तक नहीं पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता ख़त्म कैसे हुई, परफेक्ट नहीं पता है। व्हाट इफ़ हमें नया कोई एविडेंस मिल जाए और हमें परफेक्टली मालूम पड़ जाए, तो इतिहास थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, चेंज। या फिर अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी बात लिखी गई थी, जो राइटिंग है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, अगर आज तक अपन समझ नहीं पाए हैं, जिस दिन हमने उसको समझ लिया, क्या अपना थोड़ा बहुत इतिहास चेंज होगा कि नहीं? क्योंकि हमें फिर कुछ नई बात समझ में आएगी। तो इतिहास चेंज हुआ कि नहीं हुआ भाई? हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अपने को नया एविडेंस मिल गया। तो हेगल कहते हैं कि समय के हिसाब से इतिहास, हिस्ट्री इज़ बाउंड टू चेंज। वाई? क्यों समय बदलेगा? क्योंकि ओवर टाइम एज न्यू एविडेंस वुड कम फॉर्थ, भाई सामने नया एविडेंस आएगा तो इतिहास चेंज हो जाएगा। मैं रिवाइज कर रहा हूँ तुम्हें। हेगल साहब ने पहली बात कही थी कि भाई इतिहास लॉजिकल मैनर में शो करो, इतिहास हमेशा प्रोग्रेस दिखाता है और समय के हिसाब से इतिहास चेंज होगा। कारण बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि एविडेंस जैसे जैसे आगे आएगा इतिहास अपने आप को बदलता रहेगा। अगला हेगल ने एक और बात कही है, चौथी बात उनकी, जो अपन 5 पॉइंट याद करेंगे इसमें। अभी चौथा पॉइंट ये है, हेगल कहते हैं कि इतिहास का रिसर्च कोई साइंटिफिक रिसर्च से कम नहीं है। जैसे कि तुम अगर साइंस में रिसर्च देखोगे तो लोग मानते हैं कि यार साइंस में क्योंकि सबूत है और क्योंकि प्रूफ है और क्योंकि हम साबित कर सकते हैं तो साइंस का रिसर्च इज़ बेटर देन हिस्ट्री का रिसर्च। हेगल कहते हैं ऐसा नहीं है। साइंटिफिक मेथड, साइंस का रिसर्च इज़ डिफरेंट। चलो उसका तो अपना रिसर्च करने का तरीका है ही है, लेकिन इतिहास का भी अपना एक मेथड है और इतिहास का मेथड, इतिहास से खोज करने का तरीका साइंस से खोज करने के तरीके से कम नहीं है। और फिर बहुत सारे लोगों ने इस बात को माना भी, यही इसका चौथा पॉइंट है। तो हेगल का 4 पॉइंट। फर्स्ट, इतिहास हमेशा हमें शो करना है इन लॉजिकल मैनर। टेक्स्ट बुक लेके बैठना ताकि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई हो जाए। इतिहास हमेशा शो करना इन लॉजिकल मैनर। इतिहास हमेशा क्या शो करता है? तो वो है प्रोग्रेस। समय के हिसाब से इतिहास क्या हो रहा है? चेंज। क्यों? क्योंकि नया एविडेंस आ रहा है। और हेगल के हिसाब से क्या हिस्ट्री का रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च से कम है क्या? नहीं। वो कह रहे हैं हिस्ट्री का रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च से किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। 5वां पॉइंट जब आंसर में लिखेंगे वो ये है कि हेगल साहब ने 2 किताब लिखी हुई थी। पहला है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस और दूसरा है रीजन इन हिस्ट्री। पहला कौन सा है? एनसाइक्लोपीडिया इन फिलोसॉफिकल साइंस और दूसरा कौन सा है? रीजन इन हिस्ट्री। अभी रीजन इन हिस्ट्री को याद कर सकते हो,
हेगल का पहला पॉइंट क्या था, इतिहास को कैसे शो करें, लॉजिक। लॉजिक मतलब रीज़न देना, तो उधर ही याद कर लो कि हेगल ने कहा है कि इतिहास को हमेशा लॉजिकल वे में शो करना है। लॉजिक मतलब कोई ना कोई कारण देना होगा, रीज़न देना होगा। तो उनकी किताब का नाम भी क्या है, रीज़न इन हिस्ट्री, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या है, उनकी एक जो दूसरी किताब का नाम क्या है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। आई होप जितने हेगल के पॉइंट्स से हमने कवर कर लिए हैं, लॉजिकल मैनर में शो करना है, वो हमेशा प्रोग्रेस शो करता है, समय के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा, और हिस्ट्री का रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च से कम नहीं होता है। आई होप आई एम क्लियर। और दो किताब का नाम है रीजन इन हिस्ट्री, और सेकेंड किताब है उनका एनसाइक्लोपीडिया इन फिलोसॉफिकल साइंसेस। नेक्स्ट अपने को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें पढ़नी है, और वो है कि हेगल का डायलेक्टिक्स। हेगल डायलेक्टिक्स दिया है। हेगल मानते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी, मान लो जीवन में कोई भी घटना घटी, कोई भी इवेंट हुआ, अगर अपने को उस इवेंट को समझना है तो वो अपन तभी समझ पाएंगे जब अपन उसका अपोजिट समझेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग को लाइट, रोशनी क्या है, लाइट क्या है, तभी मालूम पड़ेगा जब हमें डार्कनेस के बारे में पता होगा। इमेजिन करो अगर हमें कभी दुनिया में अंधेरा अपन ने देखा ही नहीं होता, अगर अपन ने हमेशा लाइट ही देखी होती, अगर अपन जीवन भर रात होती ही नहीं, अगर खाली अपन लाइट देखे होते, तो अपने को लाइट का इम्पोर्टेंस कभी समझ ही नहीं आता। अपने को लाइट का इम्पोर्टेंस इसीलिए पता है क्योंकि अपन ने क्या देख लिया, डार्कनेस। समझे? हेगल यही कह रहे थे कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को समझना है, तुम्हें उसका अपोजिट समझना बहुत ज़रूरी है। लाइट की कीमत तभी मालूम पड़ेगी जब तुम अंधेरे को जानते हो। जैसे मैं आज दिन में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सुबह देखो तुम देख रहे हो कि मैं अपने गैलरी में नहीं बैठा हूँ, मैं अपने हॉल में आके बैठा हूँ, क्योंकि बाहर अभी अंधेरा हो चुका है। तो मेरे मन में यही था, भाई सुबह लाइट थी तो बेटर था। तो वहीं से एग्जाम्पल ही मेरे मन में आ गया कि भैया लाइट की कीमत तभी मालूम पड़ती है जब डार्कनेस होती है। मतलब हेगल यही कह रहे थे, किसी भी इवेंट को समझना है तो उसके अपोजिट को समझना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। कह रहे हैं हेगल कि इंसानी दिमाग किसी भी इवेंट की सच्ची बात नहीं समझ पाएगा जब तक उसको उसका अपोजिट ना पता हो। जैसे ट्रू फॉल्स, गुड बैड, रॉन्ग राइट, ये सब उसको ना पता हो, ठीक है। इसी पर उन्होंने एक और बात बताई, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स क्या है, इसको समझने के लिए समझो। मैं कहता हूँ कि यार ठंडे पानी से नहाना अच्छा है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं यार गर्म पानी से नहाना अच्छा है, कि बहुत गर्म पानी से नहाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नहीं बहुत ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और फिर इसका कंक्लूजन निकलता है कि ना तो बहुत गर्म पानी से नहाओ और ना ही बहुत ठंडे पानी से नहाओ। यही है काइंड ऑफ डायलेक्टिक्स जो मैंने बहुत ही ईजी कर दिया ताकि तुम्हें समझ में आए। अब जो मैंने पहला प्रमाण दिया, जो मेरा पहला विचार था वो क्या था, किस पानी से नहाने का है भाई, ठंडे पानी से। इसका एकदम अपोजिट क्या था कि नहीं भाई गर्म पानी से नहाना है। और एक समझौता क्या निकला, फाइनल डिसीजन क्या निकला कि भाई ऐसा है, ना तो बहुत गर्म ना तो बहुत ठंडा, नॉर्मल पानी से नहा लो। जो पहला मैंने बात बोला ना, ठंडा पानी से नहाना चाहिए, वो हो गया थीसिस। जो मैंने दूसरा बात बोला कि भाई गर्म पानी से नहाना चाहिए, वो हो गया एंटीथीसिस। और दोनों की जो जिस्ट समरी निकली उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सिंथेसिस। तो आई होप तुम्हें डायलेक्टिक समझ में आ गया होगा। जो पहला पक्ष बोलेंगे वो हो गया थीसिस, इस पहले पक्ष का एकदम अपोजिट जो बात बोलूँगा वो क्या हो गया, एंटीथेसिस। और दोनों को मिला के जो बनेगा जिस्ट समरी जो बनेगी वो क्या हो गया, सिंथेसिस। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलूँ यार सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो तुम ये सब सोचते होगे कि यार सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, ये हो गया मेरा थीसिस। इसका एकदम अपोजिट कि भैया रात भर पढ़ो, ये हो गया सिंथेसिस। इसकी समरी ये आएगी, भाई जिसको जैसा जमता है वैसा पढ़ो। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के ही तुम टॉपर बनोगे या रात को ही पढ़ के टॉपर बनोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको जैसा जमे वैसा पढ़ो। तो थीसिस क्या था, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। एंटीथेसिस क्या है, इसका एकदम विपरीत कि रात को पढ़ना चाहिए। दोनों की समरी जिस्ट क्या हुई कि जब भी पढ़ना है पढ़िए, बस पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अपन ने कवर कर लिया हेगल, और अपन ने कवर कर लिया उसका सेकेंड चीज़ इज डायलेक्टिक्स। मेरे पड़ोसी लोग कुछ तो टीवी पे देख रहे, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, तुम्हें भी आ रही होगी। थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा अपने को, है ना। अवॉइड मतलब ऐसा नहीं कि उनको बंद करवा देंगे, अब अवॉइड मतलब थोड़ा सा मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दो वहाँ वाले, अगर आ रही हो तो। अगला अपन पढ़ते हैं लियोपोल्ड वॉन रैंकी। हेगल समझ लिए और अब अपन किसको समझेंगे, रैंकी को। रैंकी क्या कहते हैं,
रैंकी 19वीं सेंचुरी के बड़े ही महान व्यक्ति रहे हिस्ट्री के। इतिहास कैसा लिखना चाहिए उस पर इन्होंने बात किया, कैसे खोज करना चाहिए उस पर इन्होंने बात किया है। ये बोलते हैं इतिहास पे जब भी रिसर्च करो क्रिटिकल मेथड यूज़ करो। मैंने क्रिटिकल मेथड क्या होता है पहले समझाया था। इतिहास जब भी खोज करो क्रिटिकल मेथड यूज़ करो। क्रिटिकल मतलब जांच करना, पड़ताल करना। अब इसमें देखो क्या लिखा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि जब भी तुम इतिहास को लिखो, जब भी तुम इतिहास को लिखोगे, जब भी तुम इतिहास के बारे में लिखना चाहोगे, तब तुम्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही पढ़ना है सब कुछ। ठीक है, मान लो तुम इतिहास पे रिसर्च कर रहे हो तो तुम्हें कौन से डॉक्यूमेंट देखने हैं भाई? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो रैंकी साहब की पहली बात क्या हो गई, जैसे कि मान लो मैं आज से 500 साल पहले का इतिहास लिख रहा हूँ, तो मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब क्या है? 500 साल पहले जो राजा साहब हुए होंगे, वो राजा साहब ने कोई ना कोई बात तो लिखवाई होगी। तो राजा ने जो बात लिखवाई है और राजा के समय के लोगों ने जो बात लिखी है उसको अपन क्या बोलेंगे? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। देखो, राजा के जाने के बाद तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन जो राजा ने लिखवाया, जो राजा खुद डॉक्यूमेंट को लिखवा रहा होगा, वो सब क्या हो जाएगा भाई? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो रैंकी कहते हैं कि जब भी तुम इतिहास पे खोज करोगे तो तुम्हें डॉक्यूमेंट कौन सा देखना है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, है ना। राजा ने जो लिखवाया था वो डॉक्यूमेंट्स को देखो। पहली बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। इन्होंने एक और बात बोली कि जब भी तुम किसी डॉक्यूमेंट के लेके उसे पढ़ रहे हो, उस डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से एग्जामिन करो कि क्या ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है भी या फिर नहीं। पहली बात क्या बोले, जब भी कोई चीज़ लिखनी है डॉक्यूमेंट कौन सा प्रीफर करना है अपने को? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब भी अपने को इतिहास पढ़ना है, ढूंढना है, तो कौन से डॉक्यूमेंट को अपन देखें? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। एक बार तुम्हारे हाथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाए, फिर भैया चेक करो कि क्या ये सही से ओरिजिनल है या फिर नहीं। ठीक है, बड़ा ध्यान से चेक करो। इन्होंने एक और बात बोली है कि अगर अपन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से इतिहास लिखेंगे तभी अपन हिस्ट्री के सच तक पहुंच सकते हैं। तो रैंकी एक ही बात बोल रहे हैं कुल मिला के कि इतिहास को जब भी लिखना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लिखना है और डॉक्यूमेंट को चेक करना है कि डॉक्यूमेंट इतिहास है कि नहीं, और तभी अपन सही इतिहास बता पाएंगे। शायद मैं बहुत स्पीड बोल रहा हूँ, एक तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा है कि ये टीवी की आवाज़ ज़्यादा ना आ रही हो। आखिरी बात इनकी देख लेते हैं जो हेगल ने कहा है, और वो कहा है, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इमेजिनेटिव नरेशन। मतलब क्या है? इतिहास में ना कई लोग काल्पनिक बात बोलते रहते हैं कि अबे पता है ये हुआ था, तो इन्होंने बोला भाई ये काल्पनिक बात, ये नैरेटिव कहानी, ये ख्याली पुलाव, तुम्हें इतिहास में ख्याली पुलाव नहीं पुलाना है ना। जो रियल इतिहास है, जो इतिहास में हुआ था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठाओ, उसको पढ़ो और उसी को देख के फिर इतिहास लिखो। कोई ख्याली पुलाव, कोई इमेजिनेटिव हिस्ट्री की राजा ने ये काम किया होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा और ऐसा कुछ लिखना है नहीं। कोई इमेजिनेटिव हिस्ट्री नहीं, जो रियल हिस्ट्री है उसको ढूंढो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ढूंढो और फिर उसको लिखो। इनकी भी किताब का नाम है, 2 किताबें इनकी, एक है द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और एक है सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कौन सी किताब है? थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और दूसरी है सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका मैंने एक तरीका अपने क्लास में ऑफलाइन पढ़ाने के समय बताया था कि दोनों किताब का नाम कैसे याद करना होता है, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अगर कोई बच्चा क्लास में मुझसे पढ़ा है तो तुम कमेंट करके बता देना कि क्या मैंने एक ट्रिक बताया था याद करने का। खैर, हम पढ़ लिए रैंकी को। रैंकी ने बहुत सिंपल बात बोली, जब भी इतिहास लिखो कौन से डॉक्यूमेंट से लिखो? बोलो भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और जो डॉक्यूमेंट है उसको भी जांच करो कि वो ओरिजिनल है या फिर नहीं। और साथ साथ में उसके बाद तभी अपन हिस्टोरिकल सच तक पहुंच सकते हैं। और इन्होंने बोला है कोई भी ख्याली पुलाव इतिहास में लाना नहीं है, इमेजिनेटिव इतिहास होना चाहिए नहीं। और इन्होंने 2 किताब लिखी है, एक द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और दूसरा है द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आई होप तुम्हें दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेरे बाजू वाले क्या देख रहे हैं मुझे भी समझ में आ गया है। तो सब कॉन्शियसली मेरा दिमाग वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, पर तुम्हारा सिर्फ यहाँ होना चाहिए। वो लोग करोड़पति देख रहे हैं। व्हाट इफ़ करोड़पति में एक सवाल आ जाए, मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। बच्चन वाली आवाज़ नहीं है और हाइट भी नहीं है। द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये किसने किताब लिखी थी? तो भाई बहुत सिंपल है, 4 ऑप्शन तुम अपने मन में सोच लो और उसका आंसर मैं बताऊंगा। 5 करोड़ का सवाल होना चाहिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है, लियोपोल्ड वॉन रैंकी। तो इसे एक साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। कल पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स और एनालिस्ट स्कूल। ठीक है, चलो आज वीडियो शायद लेट अपलोड हो रहा है, बट कोई ना, पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हमारे पिछले वीडियो में अपन ने समझा था हेगल और रैंकी को।
आज अपने को समझना है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के टॉपिक को समझने के लिए तुम थोड़ा सा रिवाइज करो। हेगल ने क्या बोला था? हेगल कहता है कि हिस्ट्री ऑलवेज इंडिकेट्स प्रोग्रेस। इतिहास हमेशा क्या शो करता है? कि हम आगे ही बढ़ रहे हैं। क्या ये सच में सच है? क्या हमेशा इतिहास में हम आगे ही बढ़ रहे हैं? है ना, हेगल तो यही कहा था कि इतिहास में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले हम कपड़ा हाथ से बना रहे थे, उसके बाद मशीन आ गए, उसके बाद उससे अच्छे मशीन आ गए, उसके बाद एकदम ऑटोमेटिक मशीन आ गए। मतलब इतिहास में हम आगे ही बढ़ रहे हैं। ये बात तो मानते हो? चलो ठीक है। अब मान लो जो इस कंपनी का मालिक था, जो कपड़ा बना रहा था, 100 रुपये का एक कपड़े से उसको प्रॉफिट निकला। 100 रुपये में वो 20 रुपया मान लो किसको देता है? अपने एक मजदूर को, और 80 रुपये का प्रॉफिट खुद रखता है। तो असल मायने में प्रोग्रेस किसका हो रहा है? वो कंपनी के मालिक का या फिर वो मजदूर का? देखो, जो मजदूर होता है ना, जो वर्कर होता है, उसको हमेशा कम पैसे मिलते हैं और मालिक को हमेशा वो ज़्यादा प्रॉफिट मार के लेके जाएगा। मतलब इन रियल सेंस प्रोग्रेस तो हो रहा है, लेकिन मजदूर का नहीं, मालिक का। इट मीन्स शायद इतिहास हमेशा प्रोग्रेस शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर प्रोग्रेस शो करता तो सबका प्रोग्रेस होना चाहिए। तो ये जो हमने एक आइडिया बना दिया, जो हेगल साहब ने आइडिया बना दिया कि इतिहास हमेशा प्रोग्रेस शो करता है, ये हेगल का एक आइडिया था और एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब वैसा आइडिया जो सोचने में अच्छा लगता है पर इन रियलिटी सही नहीं है। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, ऐसा मार्क्स कहते हैं। मार्क्स का पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद एक नई विचारधारा है इतिहास में, और उसमें मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, एक कोई आइडिया नहीं। हेगल ने आइडिया दे दिया कि हिस्ट्री हमेशा प्रोग्रेस शो करता है। मार्क्स कहते हैं नहीं, हिस्ट्री सिर्फ कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ प्रोग्रेस शो करता नहीं है। भैया, इतिहास से अबाउट लिविंग पीपल, इतिहास जीते जाते लोगों के बारे में है। हाँ, अमीर लोगों ने प्रोग्रेस किया था पर गरीबों ने तो नहीं किया। क्या तुम्हें समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कि इतिहास कोई आइडिया, किसी भी आइडिया में इतिहास को फिक्स मत करो। इतिहास जीते जागते लोगों के बारे में है और जीते जागते लोगों के बारे में ही बताओ। हेगल ने एक आइडिया डाल दिया था ना। हेगल का आइडिया क्या था? हिस्ट्री हमेशा प्रोग्रेस शो करता है। कार्ल मार्क्स ने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है। किसी आइडिया में मत फिक्स करो, क्योंकि जिस ज़माने में तुम कह रहे हो कि प्रोग्रेस ही शो करता है, कुछ लोगों ने प्रोग्रेस नहीं किया। हिस्ट्री लोगों के बारे में है। आई होप तुम्हें पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैंने ऑलमोस्ट 3 मिनट लिया है पहला पॉइंट समझाने के लिए, बट कोई बात नहीं। अब देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। इतिहास सिर्फ कोई आइडिया नहीं है, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। इतिहास जीते जागते लोगों के बारे में होता है, उसे किसी भी आइडिया में भरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आइडिया में भर दोगे ना तो वो हर लोगों के लिए थोड़ी फिक्स होने वाला है। किसी को फ़ायदा हुआ होगा तो भैया किसी को नुकसान भी हुआ होगा, तो किसी एक आइडिया में भरना नहीं है। तुम्हारे लिए सिंपल भाषा में हिस्ट्री कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, वो किसके बारे में है? लिविंग पीपल के बारे में। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है अब इंसान का जो रिलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है। अब तुम सोचो, इंसान का जो रिलेशन होता है ना, हम व्यक्ति, टेक्स्ट बुक को तो कवर करेंगे, मैं बताऊंगा उसमें क्या लिखा है, जो मैं बोलूँगा वही अंग्रेजी में यहाँ भारी भाषाओं में लिखा होगा। तुम बताओ एक इंसान का रिलेशन किस पे डिपेंड करता है। देखो, अगर किसी के पास पैसा है, अगर किसी के पास ज़मीन है और एक आदमी है जो गरीब है, अब समाज में 2 लोग हो गए। एक वो जिसके पास बहुत पैसा पानी है, दूसरा वो जिसके पास पैसा पानी नहीं है। अब इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? ये जो गरीब होगा ना, ये इसकी बहुत इज्जत करेगा, और जो अमीर है ना, वो गरीब की इज्जत नहीं करेगा। ये बात तो मानते हो? यही बात कार्ल मार्क्स बोल के गए थे। अब वो कैसे बोल के गए थे उसको समझो कैसे। वो थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल के गए। इसको पहले एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में दिया हुआ था। तुम बचपन में जब क्रिकेट खेलते होगे ना, तो तुमने देखा होगा कि जो बच्चा बैट और बॉल लेके आता है ना, स्पेशली बैट, वो आउट भी हो जाए। जैसे मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था इस ज़माने में, आज भी अपन में खेलता नहीं हूँ, तो अगर मान लो वो आउट भी हो जाए तो भाई वो अपने आप को नॉट आउट घोषित करेगा और फिर से बैटिंग करेगा। ऐसा होता था कि नहीं होता था?
ऐसा होता ही है। अब वो फिर से बैटिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि बैट किसकी है? उसकी। जिसकी बैट उसकी बैटिंग। मतलब जिसका बैट है उसने पूरे खेल का नियम अपने हिसाब से चेंज कर दिया। ऐसा ही सेम समाज में होता है। जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? उत्पाद, चीज़ें बनाना। जिसके पास चीज़ें बनाने का ज़रिया होगा वो अमीर होगा। भाई जिसके पास, मान लो जिसके पास ये कलम बनाना है, जिसके पास ये पेन बनाने की चीज़ें होंगी। अब ये पेन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, कुछ प्लास्टिक चाहिए, एक ज़मीन चाहिए, पैसा चाहिए, मशीन चाहिए, मज़दूर चाहिए। जिनके पास पैसा है, ज़मीन है, रॉ मटेरियल मतलब प्लास्टिक है और मशीन है, वो क्या बन गया? अमीर। और जो उसे कंपनी में काम कर रहा है वो क्या हो गया? उसका मज़दूर। अब जो अमीर है, क्या वो अपने कंपनी के मज़दूर को सेम ट्रीटमेंट देगा क्या? कभी नहीं देगा। कारण बहुत सिंपल है भाई, इसके पास चीज़ें बनाने के सारा ज़रिया है और जो मज़दूर काम करने आ रहा है उसके पास नहीं है। कार्ल मार्क्स यही कहते थे कि इंसानी रिलेशन इसी पे डिपेंड करता है कि जिसके पास सब कुछ संसाधन होगा वो हो जाएगा अमीर, और जिसके पास नहीं होगा वो हो जाएगा गरीब। और अमीर हमेशा किसको परेशान करेगा? गरीब को। क्या ये बात समझ में आई? अगर मुझे ये किताब बनानी है तो ये किताब बनाने के लिए मुझे कुछ चीज़ चाहिए, तो इसका प्रोडक्शन करना है। चीज़ें चाहिए मतलब कुछ ज़रिया चाहिए। क्या ज़रिया है बताओ ये किताब बनाने के लिए? मशीन चाहिए, पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, ये सब हो गया ज़रिया। अगर ये सब मेरे पास है और तुम मेरे पास आके काम कर रहे हो, अब मैं मालिक हूँ और तुम मज़दूर। और अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि मेरा मालिक मेरे बारे में सोचेगा, तो बेटा मालिक तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। तुम बता सकते हो मालिक किसके बारे में सोचेगा? प्रॉफिट। मालिक को एक ही वास्ता है, एक ही मतलब है, प्रॉफिट, कि भैया प्रॉफिट करना है। और प्रॉफिट कैसे आएगा? अगर मैं अपने मज़दूर को ज़्यादा पगार दूंगा तो क्या मैं बहुत प्रॉफिट मार पाऊंगा, बहुत प्रॉफिट ले पाऊंगा? क्या नहीं। तो रिलेशन समझ में आया? मैं तुमको बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं दूंगा क्योंकि भैया मैं तुमसे ज़्यादा काम करवाऊंगा, कम पैसा दूंगा। और तुमसे अगर घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा ना तो खाएगा क्या? समझे कि नहीं समझे? कार्ल मार्क्स यही बात बोले गए थे, लेकिन बड़े बड़े तरीके से। कैसे बोल के गए उनका तरीका पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल। इंसान की रिलेशन बनती है उसकी बेसिक ज़रूरतों से। एंड ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। थोड़ा मुश्किल है इसमें जो लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल बात यह है कि जिसके पास, देखो 3 वर्ड दिया हुआ था। ह्यूमन रिलेशनशिप डिपेंड किस पे करता है? नीड, ओनरशिप और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को बनाने का ज़रिया। अगर वो सारा ज़रिया मेरे पास है तो मैं क्या बन गया? ओनर। और तुम बने मज़दूर क्योंकि तुम्हें नौकरी करना है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तो वो हो गया तुम्हारी नीड। 3 वर्ड समझ में आ गया? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ज़रिया किसी चीज़ को बनाने का, वो सब मेरे पास है तो मैं क्या बन गया? ओनर। तुमको भैया काम करना पड़ेगा क्योंकि तुमको पैसा चाहिए, तो तुम्हारी है नीड, तुम्हारी है गरज। अब क्या समाज में हर किसी के पास इक्वल पैसा, इक्वल ज़मीन है? नहीं, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है। और यहीं से शुरू हो जाता है क्लास स्ट्रगल, क्योंकि किसी के पास चीज़ ज़्यादा है और किसी के पास चीज़ कम है। यहीं से क्या शुरू हो जाता है? क्लास स्ट्रगल। देखो यही लिखा है, द एसेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी में नॉट बी इक्वल। यही जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो चीज़ें हैं, ये समाज में सबके पास इक्वली बटा हुआ नहीं है। और इसीलिए समाज में क्या आता है? इनइक्वालिटी। सोसाइटी जो होती है वो बढ़ जाती है क्लास में, एक अमीर एक गरीब, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्लास स्ट्रगल। मार्क्स के हिसाब से इंसान का इतिहास क्लास स्ट्रगल का है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से पूरे इतिहास में हमेशा अमीरों ने गरीबों को एक्सप्लॉइट किया है, गरीबों का इस्तेमाल किया है। जिसके पास सब कुछ है उसने हमेशा जिसके पास कुछ नहीं है उसको परेशान किया है। और यही बात उन्होंने लिखी भी अपने किताब में, दास कैपिटल में। ठीक है, तो उन्हें किताब का नाम क्या हो गया? दास कैपिटल।
तो लिखा है द क्लास विच ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लास। भाई जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मेरे पास अगर ये सब किताब बनाने के सारे संसाधन हैं, पैसा है, कंपनी है, तो तुम मेरे यहाँ मजदूर बन के देखो, फिर मैं तो तुम्हें एक्सप्लॉइट करूँगा ही करूँगा। यही तो नियम है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए भैया। क्या कार्ल मार्क्स के टॉपिक समझ में आया तुमको? हेगल ने तो एक आइडिया दे दिया था, कार्ल मार्क्स ने कहा भैया इतिहास कोई आइडिया पे नहीं होता, इतिहास लोगों के बारे में होता है। दूसरा पॉइंट बोले इंसान का रिलेशन किस पे डिपेंड करता है? 3 चीज़ पे, नीड, ओनरशिप और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर रहेगा, जो इस किताब को बनाने का सब जरिया रखेगा, वो रहेगा बेटा ओनर, और वो बाकी क्लास को क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्लास स्ट्रगल। उन्हें किताब का नाम याद रखना, दास कैपिटल। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। आज सिर्फ कार्ल मार्क्स को समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और फुकॉल्ट को पढ़ लेंगे, तो अपना चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। और एक टॉपिक बचा हुआ है पेज नंबर 1 का ग्रीन बॉक्स, उसे भी कोशिश करेंगे कि पूरा कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और साथ में माइकल फुकॉल्ट के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ और आंसर करने की ट्राई करना, तो उससे तुम्हें टॉपिक समझ जाओगे। आज तक हिस्ट्री में क्या तुमने बहुत सारी महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो कभी सुना है? जैसे आज़ादी के टाइम पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जब देश को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे, क्या हमें बहुत सारी महिलाओं का नाम पता है? 2-3 नाम दिमाग में आ रहा होगा, मैक्स टू मैक्स 5 नाम तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, और भी आ सकता है, पर इन जनरल मैक्स टू मैक्स चलो 5 नाम मान लेते हैं। मतलब 5-10 नाम के ऊपर हमें महिलाओं के नाम नहीं पता है कि उन्होंने कौन सा क्या कंट्रीब्यूट किया है इतिहास में। क्या इसका ये मतलब है कि महिलाओं ने कुछ कंट्रीब्यूट किया ही नहीं है? और अगर महिलाओं ने कंट्रीब्यूट किया है तो हम इन्हें इतिहास में पढ़ा क्यों नहीं है? या फिर जो हमारी इतिहास की किताब है उसमें वो लिखा क्यों नहीं गया है? क्या उसका एक आंसर ये है क्योंकि इतिहास हमेशा मर्दों ने लिखा है, इसीलिए महिलाओं का कंट्रीब्यूशन नहीं बताया गया है? और देखते हैं, अगर इतिहास देखोगे, और मैं मानता हूँ चलो आदमी बाहर लड़ने के लिए गया होगा कोई, अगर वो आदमी घर का बाहर लड़ने गया है तो उस टाइम पे घर कौन संभाल रहा है? उसकी बीवी। अब अगर एक औरत घर चला रही है तो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तो उसको पैसा कमाना पड़ेगा। तो वो जो वो घर चला रही है वो भी एक कंट्रीब्यूशन है ना। तो वो घर कैसे चला रही है उसके बारे में इतिहास में कहीं नहीं दिया हुआ है, और अगर दिया भी हुआ है तो हमें शायद उतना पढ़ा नहीं है, या इन जनरल हमें वो मिलता नहीं है। तो महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है समाज में, ठीक है? वो क्या नौकरी करती थी, उनका घर में जीवन क्या था, वो अगर मजदूरी कर रही थी तब उनका, क्योंकि देखो अगर एक औरत मजदूरी करने के लिए मान लो उस ज़माने में बाहर जा रही हो, मान लो एक पल को, तो उसको फिर घर भी तो संभालना है। तो वो किस तरीके से अपना घर और अपनी नौकरी दोनों मैनेज कर रही थी? हमने हमेशा जब भी इतिहास पढ़ा है हमने मर्दों के कंट्रीब्यूशन और मर्दों के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, चाहे वो सिर्फ घर में वाला भी कंट्रीब्यूशन क्यों ना देख लो, बाहर तो किया ही क्या है कंट्रीब्यूशन। कई महिलाओं ने बहुत लड़ा है। मतलब घर की भी बात करें तो घर में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया जब उनका पति बाहर चला गया लड़ने के लिए, वो तक का मेंशन हमें इतना नहीं मिलता है। तो जब हम इतिहास लिखते हैं, और अब अगर अब इतिहास लिखें महिलाओं के नज़रियों से कि महिलाओं ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो इतिहास फिर लिखना है, और किसके नज़रिए से? महिलाओं के नज़रिए से, कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। उसे हम कह सकते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अब फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा फेमिनिज्म क्या होता है। फेमिनिज्म को कह सकते हो कि वो मुद्दा है जहाँ पे जो लोग हैं जो फेमिनिज्म को मानते हैं वो औरत और आदमी दोनों एक समान हो, एक इक्वल ट्रीटमेंट हो। जो अपॉर्चुनिटी समाज में आदमी को मिल रहा है वही अपॉर्चुनिटी, वही मौका औरत को भी मिलना चाहिए। वो जो हम भेदभाव करके रखे ना समाज में, भेदभाव ख़त्म होना चाहिए आदमी और औरत के बीच में। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे लोग को बोला ड्राइंग बनाओ,
और उस ड्राइंग में बताओ कि महिलाएं क्या काम करती है और आदमी क्या काम करता है। तुम खुद एग्जांपल लो कि अगर तुम्हें बोल दूँ ड्राइंग बनाओ और उस ड्राइंग में तुम्हें यही शो करना है कि औरत क्या काम करती है बाहर और आदमी क्या काम कर रहा है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आदमी क्या काम कर रहा है उसमें हम बना देंगे कि वो फौज में है, ठीक है, और औरत क्या काम कर रही है तो हम या तो उसको एक टीचर बना देंगे या एक नर्स बना देंगे। मतलब हमारे मन में ये फिक्स है कि क्योंकि वो औरत है तो वो यही काम कर सकती है ना। हम अपने सोच में भी उसको समानता में नहीं देते। तो फेमिनिज्म कहीं ना कहीं ये है कि आदमी और औरत को समान ट्रीट किया जाए और दोनों को इक्वल मौका दिया जाए। और फिर जब इतिहास में जाते हैं तो देखते हैं इतिहास में औरतों का इतना मेंशन भी नहीं है। तो अब इतिहास को फिर से लिखा जाए और महिलाओं को और महिलाओं के बारे में उनका कंट्रीब्यूशन, चाहे वो घर में रहा हो चाहे वो बाहर रहा हो, वो लिखा जाए। उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है नौकरी में, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कह सकते हो परिवार में, उनके लिए कौन सी संस्थाएं काम करती थी उस ज़माने में, कोई संस्था उनके लिए काम करती भी थी या नहीं, और अगर वो मज़दूर थी तो क्या कभी सारी महिलाएं एक साथ आके उन्होंने मज़दूर का एक संघ बना के अपने अधिकार के लिए लड़ाई किया है या नहीं किया है। क्योंकि अगर कोई औरत वो प्रेग्नेंट है, अगर एक औरत प्रेग्नेंट है और वो वहाँ नौकरी कर रही है उस संस्था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या वहाँ पे उसके लिए कोई स्पेशल केयर की कोई जगह बनाई गई है, या फिर अगर उसका बेबी छोटा है तो क्या कोई एक अलग रूम बनाया गया था उस ज़माने में, कुछ भी, क्या उनके लिए कुछ था कि नहीं था, वो सब के बारे में भी लिखना चाहिए और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी लिखना चाहिए। तो मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया है। अब अपन पढ़ते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में लिखा क्या है। लिखा है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। इतिहास को फिर से लिखना है, रीस्ट्रक्चर करना है, और इस बार किसके नज़रिए से लिखना है, तो महिलाओं के नज़रिए से लिखना है ना। इतिहास को रीस्ट्रक्चर करना है, फिर से लिखना है, और किसके पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया, महिलाओं के नज़रियों से। अब ये कि महिलाओं के नज़रिए से लिखो, ये सब चीज़ बहुत ठोस तरीके से समाज में कौन लेके आई थी, तो एक महिला का यहाँ पे नाम दिया हुआ है और उनका नाम है सिमोन डी बोवार। सिमोन डी बोवार वो महिला थी जिन्होंने फेमिनिज्म का नींव रखा। यहाँ पे लिखा है, देखो इंग्लिश पढ़ दूँ, सिमोन डी बोवार हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। मतलब फेमिनिज्म का नींव बहुत स्ट्रॉन्ग ठोस तरीके से अगर किसी ने फेमिनिज्म के बारे में बात को रखी तो वो किसने रखी, सिमोन डी बोवार ने, और वो एक फ्रेंच की महिला थी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या कहते हैं, ये लोग ने बोला है ना सिर्फ महिलाओं को इतिहास में इंक्लूड करना है, द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फसाइज नॉट ओनली द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री, ना सिर्फ उनको इतिहास में इंक्लूड करो बट ऑल्सो रीथिंक, ये भी सोचो कि मर्दों ने कितना डोमिनेट किया है इतिहास को। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी कहता है कि सिर्फ ये मत करो कि तुमने महिलाओं को इतिहास में जोड़ दिया कि हाँ भैया मैंने इनका भी कंट्रीब्यूशन अब लिख दिया है, नहीं, ये तो करना ही है। साथ में ये भी देखो कि किस तरीके से मर्दों ने पूरा इतिहास को जब लिखा है तो अपने आप के बारे में ही लिखा है, उसको पूरा डोमिनेट किया है। समझे कि नहीं समझे, आगे देखते हैं। फिर बोला है कि जब महिलाओं के बारे में लिखा जाए तो कुछ चीज़ों को पता किया जाए कि महिलाओं का जीवन कैसा था, वो क्या काम करती थी, एम्प्लॉयमेंट, उनका क्या रोल था ट्रेड यूनियन में। ट्रेड यूनियन मतलब होता है मजदूरों का एक संघ, तो वो मजदूर संघ में महिलाओं का क्या क्या रोल था। इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉज, ऐसा क्या कोई संस्था था जो महिलाओं के लिए काम कर रहा था, उनका पारिवारिक जीवन कैसा था, ये सब के बारे में पता किया जाए। यही लिखा था ना। हाँ, 1990 के बाद लास्ट पॉइंट है इसका, इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 वुमेन वेर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। फाइनली 1990 के बाद महिलाओं को एक इंडिपेंडेंट क्लास माना गया। मतलब पहले तो महिलाओं को कैसे मानते थे, इस पॉइंट को समझने के लिए बताता हूँ कि महिला मतलब किसी एक आदमी के अंडर ही रही है, पली है, और फिर जो भी है मर्दों के बारे में लिख दे, थोड़ा बहुत महिलाओं के बारे में बता दे, क्योंकि वो तो किसके अंडर थी, मर्दों के बारे में, तो मर्दों के बारे में बता दिया, थोड़ा बहुत महिलाओं के बारे में बताओ, क्योंकि महिला किसके अंडर जी रही है, मर्दों के अंदर। लेकिन 1990 के बाद ये हट गया, ये कंसेप्ट हटाया गया कि ना, औरत भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है
और उसके बारे में अलग से लिखना चाहिए। उसको आदमी का सबऑर्डिनेट, आदमी के अंडर नीचे ना माना जाए, ठीक है। तो अगर सवाल आता है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के, तो पहला पॉइंट आएगा इतिहास को फिर से लिखना है, किसके नज़रिए से, महिलाओं के नज़रिए से। सेकेंड, किसने फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म लाया, सिमोन डी बोवार ने लाया, वो एक फ्रांस की महिला है। इसके बाद बोला कि महिलाओं, और बोला कि सिर्फ महिलाओं को इंक्लूड मत करो, वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में एक और काम करो, मेल का कितना डोमिनेंस रहा है इतिहास में ना, वो भी देखो। और फिर महिलाओं का क्या काम रहा है एम्प्लॉयमेंट में, कोई संस्था उनके लिए काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन में उनका क्या काम था, ट्रेड यूनियन, हाँ ठीक है। और एक और पारिवारिक जीवन का कैसा था, इन सब के बारे में भी पता किया जाए। और 1990 के बाद इनको एक अलग से भी देखा गया कि भाई तुम एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, तुम किसी के अंडर तुम्हें नहीं देखा जाएगा। तो ये आपने बात कर लिया फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट है माइकल फौकॉल्ट। माइकल फौकॉल्ट 20वीं सेंचुरी के भी फ्रांस के व्यक्ति थे, और इन्होंने तो भाई एक नया कंसेप्ट ला दिया हिस्टोरियोग्राफी में, जो मुझे भी जब मैं पढ़ता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। माइकल फौकॉल्ट कहते हैं कि इतिहास को सिर्फ एक क्रम में रख देने से वो इतिहास नहीं बताएगा सही। क्रम में रख देने से मतलब मैं बोल दूँ पहले ए राजा आया, उसके बाद बी राजा आया, फिर सी राजा आया, फिर डी राजा आया, क्या ऐसे तुमको इतिहास समझ में आ गया? तो ये बोलते हैं नहीं, ऐसे इतिहास नहीं समझ आएगा कि तुमने बता दिया पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ई आया, इससे इतिहास नहीं मालूम पड़ता है। तो बोले फिर इतिहास कैसे मालूम पड़ता है? इन्होंने कहा अगर इतिहास जानना है ना तो ए के बाद बी क्यों आया, बी के बाद सी क्यों आया, वो बदलाव कैसे आया, क्यों आया, वो ट्रांजिशन, बदलाव को हिंदी में कह सकते हैं, वो ट्रांजिशन क्यों हुआ, बदलाव क्यों आया। जब तुम वो बदलाव समझोगे ना तब तुम्हें इतिहास समझ में आएगा। अब अगला सवाल है बदलाव कैसे समझे, तो उसका जवाब ये कहते हैं किताबों से नहीं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। रैंकी ने क्या कहा था, जब भी इतिहास पढ़ो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ो। फौकॉल्ट क्या कह रहे हैं, फौकॉल्ट भी कह रहे हैं इतिहास को पढ़ो, लेकिन इतिहास में बदलाव को पढ़ो, मतलब इतिहास को पढ़ो, लेकिन किताब नहीं, किताब से इतिहास नहीं मालूम पड़ेगा। कह रहे आर्कियोलॉजी को पढ़ो। आर्कियोलॉजी मतलब ज़मीन को जब अपन खोदते हैं ना तो नीचे से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो जब नीचे से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं तो उन चीज़ों का अध्ययन करो, उसको पढ़ो, उसको समझो, और उससे इतिहास में कैसे बदलाव आया वो समझने की कोशिश करो। वापस समझो इस बात को। फौकॉल्ट क्या कहते हैं, माइकल फौकॉल्ट कहते हैं कि इतिहास में सिर्फ ये कह देना कि ए के बाद बी राजा आया, ये और बी के बाद सी आया, ये क्रोनोलॉजी है, ये एक सीक्वेंस है, ये सही इतिहास नहीं समझा रहा है। अगर सही इतिहास समझना है तो ये समझो कि ए के बाद बी राजा क्यों आया, मतलब ट्रांजिशन समझना है। 2 पॉइंट समझ गए। और ट्रांजिशन कैसे समझोगे, ट्रांजिशन अगर हमें समझना है तो समझेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजी। मैंने 3 पॉइंट तुम्हें दे दिया आंसर राइटिंग के लिए। पहला पॉइंट की फौकॉल्ट कहते हैं कि इतिहास क्रोनोलॉजी में सही इतिहास नहीं मालूम पड़ेगा, अगर इतिहास जानना है तो ट्रांजिशन समझिए, और ट्रांजिशन समझना है तो किसका इस्तेमाल लो, आर्कियोलॉजी का। मतलब ज़मीन से चीज़ निकालो, उसको पढ़ो, उसको लिखो, उसको समझो बेसिकली। यहाँ तक समझ में आया? एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, मैं वो लाइन पे आता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ, तो अपना टॉपिक पूरा भी हो जाएगा। द फ्रेंच हिस्टोरियन 20th सेंचुरी, भाई 20वीं सेंचुरी के ये फ्रेंच के हिस्टोरियन थे, इतिहासकार हैं। इन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया हिस्ट्री का सामने। इनकी किताब की नाम बहुत इजीली आपको याद हो जाएगी, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इनकी किताब का नाम क्या है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये कहते हैं अभी जिस तरीके से इतिहास को एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताया जा रहा है, मतलब इतिहास को एक क्रम में बताया जा रहा है खाली, ये सही तरीका नहीं है इतिहास बताने का। इन्होंने बोला कि अगर तुम्हें इतिहास समझना है तो तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, जो नीचे लिखा हुआ है थोड़े से पॉइंट में, तुम्हें ट्रांजिशन समझना पड़ेगा। ये बात तो मैंने भी बोली थी। एक पॉइंट जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आप पढ़ते हैं। ये कहते हैं ही ड्रीव अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच